हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किस चीज़ का हम लोग करने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल हमारा विषय है और उसका जो पाठ क्रमांक 4 यानी अध्याय क्रमांक 4 है कृषि, उसका करने वाले हैं हम लोग आज कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इससे पहले कॉन्सेप्ट वाइज सारे वीडियोस हम लोग पढ़ चुके हैं, आपने देख भी लिया होगा और आप करते हैं हम लोग इसका रिवीजन। दोस्तों, चैप्टर के शुरुआत में आपको एक कहानी दी जाती है। अक्सर हर एक चैप्टर के आगे आपको कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर दी जाती है। तो इस चैप्टर की जो पहली कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें ये 3 बच्चों की कहानी है, गुरप्रीत, मधु और टीना की। ये 3 बच्चे जो है ये सड़क से जा रहे होते हैं तो इनको एक किसान दिखता है जो गेहूं लेकर के जाता है, उर्वरक लेकर के जा रहा होता है। तो उससे पूछते हैं कि इसका क्या करोगे, तो वो उसके बारे में कहानी बताता है कि उनने गेहूं की बुआई कर दी है, उर्वरक का छिड़काव करने वाले हैं। तो वो पूछते हैं कि इससे क्या होगा, तो बोलेंगे अगर गेहूं में उर्वरक छिड़केंगे, उर्वरक डालेंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में गेहूं उत्पन्न होगा और वो मंडी में अच्छे दाम में बिक जाएगा। फिर बच्चों के अंदर और पूछने और क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि चलो बताओ इसके बाद क्या होता है, अगर आपने मंडी में बेच दिया तो गेहूं वहाँ से कहाँ जाता है। फिर किसान उनको सारी बात बताता है कि एक बार गेहूं मंडी में चला जाता है तो मंडी से गेहूं कारखानों में जाता है और कारखानों में उसे पीस कर आटा बनाया जाता है और उसी आटे से कारखाने में डबल रोटी बनाई जाती है, उसी आटे से कारखाने में बिस्किट वगैरह बनाया जाता है। जो भी गेहूं से प्रोडक्ट बनते हैं वो सारी चीज़ें उस कारखाने में तैयार होती है और बाद में दुकानों के माध्यम से हम लोगों तक उस गेहूं से बना हुआ उत्पाद पहुंचा दिया जाता है। तो वो पूरी प्रोसेस बता देता है कि कैसे गेहूं की फसल तैयार हुई और कट करके वो आटे में परिवर्तित हुई कारखाना में और उससे डबल रोटी और बिस्किट बना और उसके थ्रू आखिरी में वो हमारे पास पहुंच गया। कुल मिलाकर के वो किसान बच्चों को उन 3 क्रियाओं के बारे में बताता है जिसके माध्यम से कोई भी कच्ची फसल जो है वो उत्पाद के रूप में व्यक्तियों तक पहुंच जाती है, बेहतर उत्पाद के रूप में। तो उस प्रक्रिया में कौन कौन सी क्रियाएं आती है उसके बारे में वो बताता है। तो हम लोग आगे इन्हीं क्रियाओं की चर्चा करने वाले हैं। और गुरप्रीत, मधु और टीना उन किसान की बात सुनकर के काफ़ी खुश हुए। उनको बहुत अच्छी एक सूचना मिली, बहुत अच्छा उनको ज्ञान मिला। उससे उनको पता चला कि जितना अच्छा हम लोग फसल उगाएंगे उतना ही अच्छा दाम मंडी में मिलेगा। तो बाकी सारी चीज़ें कहानी के थ्रू बताई गई है। कहानी में इतना सब कुछ बोला तो नहीं गया, लेकिन फिर भी उसका मतलब तो वही निकलता है। हमारा जो अध्याय है दोस्तों उसका नाम है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ज़्यादातर जो पुराने शब्द है उनकी उत्पत्ति एक ही भाषा से मानी जाती है दोस्तों, और वो है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के एग्रीकल्चर शब्द से कृषि की उत्पत्ति हुई है, जहाँ एग्री का मतलब होता है मृदा और कल्चर का मतलब होता है कृषि करना, यानी मृदा में कृषि करना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। तो खाली एग्रीकल्चर क्या फसलें उगाना ही है? एग्रीकल्चर का संबंध केवल फसलें उगाने से नहीं है। हाँ, एग्रीकल्चर का संबंध एक चीज़ से है, वो है मृदा से। लेकिन अगर उसके साथ साथ नए शब्द जोड़ दिए जाए तो उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे हम लोग आगे समझते हैं इसको। मैंने पिछली क्लास में भी इसकी शाखाओं के बारे में बात की थी। अभी जो किसान ने बात की ना जिन क्रियाओं के बारे में, उसकी चर्चा कर लेते हैं हम। क्या होता है कि जब कोई पौधा होता है, जब फसल उगती है तो पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक, पौधा मतलब जैसे गेहूं का पौधा है, तो गेहूं का जो पौधा है इससे परिष्कृत उत्पाद तक मतलब क्या? मतलब मान लो बिस्कुट, मान लो आप, है ना? तो बिस्किट जो हम लोग खाते हैं वो एक परिष्कृत उत्पाद है। तो गेहूं से बिस्किट बनाने तक का जो प्रोसेस है पूरा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और आप तक पहुंचाने वाली जो पूरी क्रियाएं हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहा जाता है दोस्तों आर्थिक क्रियाओं के द्वारा। आर्थिक क्रियाओं के द्वारा ही किसी फसल से उत्पाद बनाया जा सकता है। आर्थिक क्रियाओं के द्वारा ही किसी खनन से निकालने वाले खनिज का उपयोग किया जा सकता है। तो ये आर्थिक क्रियाएं हैं क्या? और इसमें लिखा गया है कि 3 प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है। तो समझने की आवश्यकता है कि 3 प्रकार की आर्थिक क्रिया कौन कौन सी होती है। नंबर 1 होती है आपकी प्राथमिक आर्थिक क्रिया, नंबर 2 होती है आपकी द्वितीयक आर्थिक क्रिया, और नंबर 3 आपकी तृतीयक आर्थिक क्रिया। एक एक करके समझते हैं कि तीनों आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या चीज़ बताई गई है। अगर मैं प्राथमिक आर्थिक क्रिया की बात करूं तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया में आपका आता है कृषि, आपका आता है मत्स्यन। यानी प्राथमिक आर्थिक क्रिया में क्या होता है?
प्राकृतिक उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है फसलें उगाई जाती है, जैसे मृदा का इस्तेमाल किया, पानी का इस्तेमाल किया, भूमि की आवश्यकता पड़ी या वातावरण यानी जलवायु की आवश्यकता पड़ी, इन सब का इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट निकाला जाता है वो सबसे प्राथमिक क्रिया है। इसमें हम लोग सीधा प्रकृति की हेल्प लेते हैं। तो निवेश यहाँ पर प्रकृति हमारे लिए करती है। जैसे कृषि हो गया, मत्स्यन हो गया, उसके अलावा खनन भी इसमें आता, हम चाहे तो लिख सकते हैं इसमें। तो प्राथमिक क्रिया वो जैसे फसल उगाना, अब वो फसल कहाँ जाएगी, वो फसल किसी कारखाने में जाएगी। तो कारखाना क्या कर रहा है, उन फसलों से जो उत्पाद निकल रहा है उन उत्पाद को बेहतर तरीके से कुछ व्यवस्थित फॉर्म में बदल करके मार्केट में बेचता है। तो ऐसे में कारखाना क्या कर रहा है, जैसे मान लो गेहूं आए तो गेहूं से यहाँ पर क्या किया, उसका प्रसंस्करण कर लिया मतलब साफ कर लिया उसको, और उसको आटा पीस करके उसको डबल रोटी में कन्वर्ट कर दिया। या मान लो कपास की खेती हुई तो कपास से क्या किया, कपास से जो प्रोडक्ट निकलता है उससे बनती है कपड़े आपके। तो कपड़े बुनाई का काम भी कहाँ पर हो रहा है, ये भी द्वितीय क्षेत्र में हो रहा है, कारखानों में हो रहा है। इसका मतलब कारखाने जो हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। मतलब हमारी जो औद्योगिक क्षेत्र जो है, पूरा जो इंडस्ट्रीज है वो काय में आती है, वो द्वितीय क्षेत्र में आती है, क्योंकि उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है परिष्कृत उत्पाद बनाना। अब फर्ज करो कि ये कारखाने में तो बन गए, कारखाने में बनने के बाद ये क्या होता है, इनका कहाँ पर जाती है, तो कारखाने में बनने के बाद ये सारे के सारे उत्पाद बेचने के लिए मार्केट भेजे जाते हैं। कैसे भेजे जाते हैं, चाहे ट्रकों के माध्यम से, चाहे रेलवे के माध्यम से, ये अलग अलग दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और वही दुकानदार, वो जो व्यापारी है, वो कहाँ तक पहुँचाता है, सभी लोगों के पास तक पहुँचा जाता है। कुल मिला के दोस्तों इसमें कोई उत्पाद तो नहीं है, कारखानों से उत्पाद उठाया उसके बाद तो आपको कोई प्रोडक्शन करना नहीं है, कुछ उत्पाद बनाना नहीं है, बस करना क्या है, उस चीज़ों को जहाँ तक मांग है उसकी, उस मांग को पूरी करने के लिए उसको दुकानदारों तक पहुँचाना, ताकि दुकानदार से सीधा जो लोग हैं, जो आम जनता है, उसको खरीद सके। तो कुल मिलाकर के ये परिवहन क्या कर रहा है दोस्तों, परिवहन आपको सेवा दे रहा है, और वो व्यापारी, वो दुकानदार क्या कर रहा है, वो कर रहा है आपकी सेवा। तो व्यापार हो या परिवहन हो, बैंकिंग क्षेत्र को भी यहाँ पर सेवा में डाला गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंकों में जाते हो तो बैंक में अपना पैसा जमा करते हो, तो उनको क्या पड़ी है आपका पैसा सिक्योर करने की, लेकिन वो आपको वो सेवा दे रहे, उसके एवज में आपको इंटरेस्ट भी दे रहे। कितनी बड़ी बात है, एक तो आपका पैसा सुरक्षित भी रख रहे, दूसरा आपको इंटरेस्ट भी दे रहे, तो सर्विस ही हुई ना। तो कुल मिलाकर के जैसे सेवा हो गया, यातायात सेवा, व्यापार यानी दुकानदारी, यातायात हो गया, बैंकिंग हो गया। दोस्तों शिक्षा भी तो एक सेवा है, शिक्षा कोई उत्पाद थोड़ी ना। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो कोई उत्पाद, कोई प्रोडक्ट आपको दिख रहा है क्या, कोई प्रोडक्ट आपको दिख नहीं रहा है। मैं बस आपकी जो एनसीईआरटी है उसकी में जो लिखा हुआ है उसको व्यवस्थित तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शिक्षा भी क्या है दोस्तों, एक सेवा है। अगर मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री में कुछ पढ़ा रहा है, सारी सिलेबस कंप्लीट करा रहा है, तो आप बोलोगे तो बहुत अच्छा काम है, बिना पैसे में, कुछ पैसे भी नहीं लिए, बस मोबाइल होना चाहिए आपके पास में, आप सारे वीडियोस देख सकते हो। तो हम लोग क्या दे रहे हैं, हम लोग सर्विस दे रहे हैं, आपको सेवा दे रहे हैं। तो हम कौन से क्षेत्र में आएंगे, तो ये हमारा मैग्नेट ब्रेन भी तृतीय क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यहाँ तक आपको समझ में आगे होंगे। ये किसी पौधे से उत्पाद बनाकर लोगों तक उसको वितरित करने की पूरी क्रिया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया के नाम से जानते हैं। बस ये ध्यान रखना कि आर्थिक क्रियाएं कितनी होती हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, आर्थिक क्रियाएं 3 होती है भाई, हमने देखा, ठीक है। तो कृषि क्या है, कृषि जिसके बारे में हमारा चैप्टर है, ये है क्या, तो हमने अभी पढ़ा ना, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया जिसमें क्या क्या आता है, कृषि में फसल उगाना आता है। कृषि में आप देखते हो ना, आप जैसे ही मैं आपको कृषि का नाम लूंगा, आपके दिमाग में हल चलाता हुआ किसान ही आएगा, उसके अलावा दूसरा फोटो शायद ही आएगा, या एक लहलहाता गेहूं से लहलहाता खेत, सरसों से लहलहाता खेत नजर आएगा। इसका मतलब खेती का मतलब आपके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, फसलों को उगाना। लेकिन फसलों के साथ साथ फूलों की खेती भी तो होती है, फूलों के साथ साथ जो सब्जी आप डेली खाते हो वो, और जो भगवान को फूल चढ़ाते हो वो सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें जो है कृषि के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आपके घर में जो दूध आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो भी तो कृषि से आ रहा है, क्योंकि दोस्तों पशुपालन भी किस में आता है, वो भी कृषि में आता है। तो कृषि जो प्राथमिक क्रिया है उसमें होता क्या क्या है, उसका उत्तर क्या होगा, फसलों को उगाना, फूलों की खेती करना, फलों की खेती करना, सब्जियों को उगाना और पशुपालन करना, ये सारी चीज़ें आती किसमें, कृषि में। और दोस्तों भारत दुनिया का सबसे
बड़ा कृषि प्रधान देश है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर कृषि में ही लिप्त है और 50% जो लोग हैं वो कृषि कार्य करते हैं, जबकि लगभग 1/3 लोग जो होते हैं, सॉरी 2/3, 2/3 जो लोग, लगभग 70% लोग जो हैं वो हमारे देश में कृषि पर निर्भर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पहले तो आपने 50% बताया, फिर अचानक 70% की बात कर रहे हैं कि 2/3 लोग जो है वो कृषि पर निर्भर है। तो यहाँ पर 2 शब्द आपको समझने की जरूरत है। 2 शब्द कौन कौन से? पहले आपको संबंधित है और दूसरा निर्भर है। संबंधित मतलब जो डायरेक्ट खेती कर रहे हैं, किसान खेती कर रहे हैं, डायरेक्ट जो किसान खेती कर रहे हैं वो उसी संबंधित है ना। लेकिन उस पर निर्भर कौन है? मजदूर उस पर निर्भर है, जो मंडी के लोग जो बैठे हुए कि फसल आएगी और मैं अपना काम धाम करूँगा, मैं अपना व्यापार करूँ, व्यापारी वर्ग इस पर निर्भर है, कारखाने भी तो इस पर निर्भर है। तो कहा जा सकता है कि 2/3 लोग कृषि पर निर्भर है। अगर कृषि नहीं हुई तो उनका काम नहीं चलेगा, कृषि बिगड़ गई तो उनका काम भी बिगड़ जाए, ऐसा कह सकते हैं। और जो लोग डायरेक्टली कृषि करते हैं वो तो 50% लोग हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि देश की आधी से ज़्यादा आबादी हमारे देश में कृषि कार्य में लगी हुई है। तो बहुत बड़ा एक काम है कृषि। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में कृषि बहुत बड़ा योगदान देता है दोस्तों, ठीक है। कृषि करने के लिए कारक कौन कौन से हैं? कृषि करने के लिए कारक कौन कौन से? मतलब अगर आपको कृषि करना है, अगर आपको मैं बोल दूं कि सारे काम छोड़ दो, सरकार आपको बोल रही है कि आपको खेती करना है, आपको बहुत पैसे मिलेगा। अगर अभी आपको आपके पिताजी या घर वाले कोई बोले कि बस कुछ नहीं करना, बस अब खेती ही करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? आप क्या बोलोगे? सर खेती तो करना है मुझे, पर मुझे ज़मीन तो चाहिए ना। और कैसी ज़मीन चाहिए? वैसी ज़मीन जिसे हम लोग कह सके कृषिगत भूमि। कृषिगत भूमि मतलब जो खेती के लिए उपयुक्त, तो ऐसी भूमि चाहिए। क्या बंजर भूमि में या पथरीली भूमि में आप कर पाओगे? नहीं खेती कर पाओगे। तो आपको कैसी ज़मीन चाहिए? जो खेती के लिए उपयुक्त हो। तो खेती के लिए उपयुक्त भूमि कैसी होती? मान लो आपको बोल दे कि भाई हिमालय पर्वत का ये पूरा एरिया है, सरकार आपको पूरा हिमालय दे रही है, खेती करके दिखाओ। आप बोलोगे सर नहीं, मुझे खेती के लिए खेती वाली ज़मीन चाहिए, ऐसे ढाल वाली पे तो खेती नहीं कर पाऊंगा। ढाल वाली में फिर ढाल वाली खेती हो सकती है, जिसमें हम लोग जो है चाय और कॉफ़ी की खेती करते हैं। तो आपको नॉर्मल खेती करना है तो आप क्या करो? आप बोलोगे नहीं मुझे मैदानी भाग चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मैदानी भाग चाहिए। तो मैदानी भाग आपको मान लो दे दिया, मान लो आपको ये मैदानी भाग पूरा दे दिया, अब तो आप खेती कर पाओगे क्योंकि बिल्कुल फ्लैट है। आप बोलोगे ठीक है ये मैदानी भाग तो हो गया, उसके अलावा मुझे मिट्टी में उर्वर मिट्टी चाहिए। ऐसा नहीं कि मिट्टी जो है बिल्कुल बंजर है और मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, खेती नहीं हो पाएगी। तो एक तो मुझे उर्वर मृदा चाहिए, एक समतल भूमि चाहिए, और क्या चाहिए? और फिर जलवायु भी तो एक कारक है कि जलवायु भी देखनी पड़ेगी, जलवायु किस तरह की है। तो या तो आर्द्र होगी या शुष्क जलवायु होगी। तो अगर उस जमीन पर ये सारी चीजें हैं तो आप क्या बोल सकते हो कि वो जमीन कैसी है? कृषिगत भूमि है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि कृषि करने के लिए जो कारक है वो कौन कौन से हैं? अनुकूल स्थलाकृति चाहिए, यानी समतल भूमि चाहिए। उसके अलावा मृदा जो होना चाहिए वो कैसी होना चाहिए? मृदा जो है वो उर्वर होना चाहिए। उसके अलावा जलवायु कैसी होना चाहिए? शुष्क और आर्द्र जलवायु होना चाहिए। शुष्क और आर्द्र जलवायु यानी लगभग पानी तो होना ही चाहिए उसमें। तो ऐसी भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? कृषिगत भूमि कहते हैं। अब दोस्तों मैं ये कह दूं अगर आपसे कि क्या दुनिया में सब जगह कृषिगत भूमि मिलेगी आपको? तो आप बोलोगे नहीं, पहाड़ पर्वत ढाल कितनी सारी चीज़ें, पठार है, कहीं पहाड़ियाँ है, कहीं नाले नदी, कहीं पर घाटियाँ है, बहुत सारी चीज़ें। तो आप बोलोगे नहीं सर, दुनिया में हर जगह खेती नहीं हो सकती, कुछ कुछ जगह खेती हो सकती है। तो कुछ कुछ जगह कहाँ? वहाँ जहाँ पर ये भूमि मिलेगी कृषिगत भूमि। इसका मतलब ये है कि यही कारण है कि दुनिया के विश्व के हर क्षेत्र में खेती नहीं होती है, केवल वहाँ खेती होती है दोस्तों जहाँ पर इन स्थानों पर ज़्यादा होती है जहाँ पर ये सारे उपयुक्त कारक विद्यमान हो, जहाँ पर जलवायु आर्द्र और शुष्क हो, जहाँ भूमि उर्वर हो, जहाँ समतल भूमि हो। तो जहाँ पर ये सारे कारक प्रेजेंस होंगे, जहाँ पर ये सारे कारक उपलब्ध होंगे, इन उपयुक्त कारकों के साथ ही आप खेती कर सकते हो, अदरवाइज खेती नहीं की जा सकती। तो यही कहने का मतलब था। तो आपको 3 कारक समझ में आ गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हम लोग एग्रीकल्चर की शाखाओं की बात करते हैं कि कृषि की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो मैंने बोला ना कि एग्रीकल्चर बोलते हैं हम लोग, कृषि बोलते हैं, तो एग्री प्लस कल्चर बोलते हैं। जब आप कल्चर शब्द बोलते हो तो उसका मतलब होता है ना कृषि करना, लेकिन एक्चुअल में जो कल्चर शब्द है वह विज्ञान से जुड़ा हुआ है, विज्ञान एवं कला से जुड़ा हुआ है। यानी किसी भी चीज़ को करने का वैज्ञानिक तरीका या कला वो कहलाती है आपका कल्चर, चाहे वो कैसा भी कल्चर हो। जैसे फॉर एग्जांपल एग्री के साथ आपने क्या जोड़ दिया? कल्चर, तो आपका बन गया एग्रीकल्चर, यानी फसलें उगाना, फूल सब्जी
पशुपालन करना। सेरी के साथ आपने क्या जोड़ा, कल्चर, तो आपको मिला सेरीकल्चर। सेरीकल्चर भी ये कृषि का ही एक तरीका है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये एग्रीकल्चर से अलग है। एग्रीकल्चर में कुछ लिमिटेड चीज़ें आ जाती है, तो कृषि के अंतर्गत कृषि की शाखाओं में सारी चीज़ आती है। सेरीकल्चर में हम लोग जो है रेशम के कीट का उत्पादन करते हैं दोस्तों। पीसी कल्चर क्या होता है, पीसी प्लस कल्चर, तो आपको मिलेगा पीसी कल्चर। दोस्तों मछली का जो पालन किया जाता है, मछलियों को जो पाला जाता है मांस के लिए, बाजार में बेचने के लिए, व्यापारिक पर्पज से, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीसी कल्चर। वीटी के साथ कल्चर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वीटी कल्चर। ये रहा आपका वीटी कल्चर। और वीटी कल्चर का मतलब होता है दोस्तों अंगूर की खेती। अंगूर की खेती अगर की जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वीटी कल्चर। बाकी अगर हार्टी के साथ कल्चर जोड़ दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे बागवानी कृषि। बागवानी कृषि में फल फूल सब्जियां सारी चीज़ आती हैं जो एग्रीकल्चर में भी आती है। तो हार्टिकल्चर नाम मात्र का ये रहता है कि ये एग्रीकल्चर का ही भाग है, लेकिन इसमें विशेषतः सब्जियों, फूलों और फलों की खेती की जाती है, जिसको हम लोग आम भाषा में बागवानी कृषि के नाम से जानते हैं। तो ये तो आपका हो गया कृषि की सारी शाखाओं के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। अब एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या क्या होता, क्या एग्रीकल्चर एक्चुअल में है क्या, जो शब्द है उसका मतलब जो हमने निकाला था ना कि एग्री मतलब मृदा होता है, कल्चर मतलब, तो एग्रीकल्चर मैंने बताया ना कि ये क्या है, एक तरह का विज्ञान एवं कला है। क्योंकि इसमें क्या क्या करते हैं हम लोग, कला इसलिए बोल रहा है क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं होती है दोस्तों इसमें, और बहुत सारी वैज्ञानिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे वैरायटी के सीड्स यानी बीजों का इस्तेमाल करते हैं, और केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक, ये सब वैज्ञानिक विधियों से ही होता है। तो वैज्ञानिक विधि से जो खेती की जाती है उसको एग्रीकल्चर कहा जाता है। नॉर्मली एग्रीकल्चर में हम लोग वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल ही करते हैं। भारत ही ऐसा है देश, भारत के आसपास के जो छोटे छोटे देश है वहाँ पर आज भी जो है पारंपरिक तरीके से खेती चल रही है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, इसमें मृदा की जुताई होती है। सबसे पहले मृदा को ऐसे उथल पुथल किया जाता है ताकि उसकी उर्वरता, पिछले साल भी फसल बोई थी तब उसको पलटना तो पड़ेगा क्योंकि मृदा जो होती है वो थोड़ी कड़क हो जाती है, उसको मुलायम करने के लिए, उसकी नमी बरकरार रखने के लिए उसकी जुताई की जाती है। फिर क्या होता है, फसलों को उगाना, उसमें बीज बोए जाते हैं। फसलों को बोना लिख दो, उगाना की बजाय, उगाना तो हम लोग आगे करेंगे। फसलों का बोना, हमने उसमें फसलें बो दी, फिर सिंचाई के माध्यम से पानी देते रहे तो हमने फसलें उसमें उगाई, फसलें उगाई, प्लस उसमें साथ साथ क्या कर रहे हैं, पशुपालन। ये सारी चीज़ें वो विज्ञान एवं कला है जो एग्रीकल्चर कहलाती है। तो एग्रीकल्चर के जो सीक्वेंस है उसमें आप क्या लिखोगे कि एग्रीकल्चर पर टिप्पणी लिखी है, तो आप लिख सकते हो कि कृषि में सर्वप्रथम मृदा की जुताई की जाती है, फिर अच्छे बीजों को उपचारित करके जो है बोया जाता है, बीज बोने के बाद सिंचाई की जाती है, सिंचाई के बाद फसल उगती है, और फसल उगने के बाद काट करके मंडियों में बेच दी जाती है। यही एग्रीकल्चर की पूरी प्रोसेस है। और इसी फसल के साथ साथ पशुपालन, सब्जी, फूल और फलों का उत्पादन भी किया जाता है, जो भी एग्रीकल्चर का एक भाग है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो आपका ये उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक हो जाएगा आपका ये उत्तर। अब एक एक करके उन सभी शाखाओं की भी चर्चा कर लेते हैं जिसकी मैंने अभी बात की थी एग्रीकल्चर के साथ साथ। दोस्तों एग्रीकल्चर के साथ साथ हमने बात की थी सेरीकल्चर की, कि सेरीकल्चर में क्या होता है। अभी एग्रीकल्चर पहला वाला तो हमने समझ लिया, जो आपकी ब्रांच है उसमें, शाखाओं में। तो सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम का उत्पादन। रेशम का उत्पादन क्या किया जाता है, रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़ों से होता है। रेशम के कीट जो होते हैं, एक पेड़ होता है जिसका नाम है शहतूत का पेड़। शहतूत के पेड़ से रेशम निकाला जाता है, और रेशम आप देख पा रहे होगे इस प्रकार का वाइट रेशम होता है। ये रेशम निकाला जाता है, और रेशमी चीज़ें इससे बनती है। जो भी प्रोडक्ट दिखाई देते हैं आपको रेशम के, वो सारे इससे ही बनाए जाते हैं। इसमें होता क्या है, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन सेरीकल्चर कहलाता है। यानी व्यापार के उद्देश्य से रेशम के कीड़ों का पालन करना ही क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। तो शहतूत के पेड़ पे रेशम के कीड़े लगते हैं, और उन रेशम को वो कीड़े जो होते हैं रेशम बनाते, जब वो जैसे ही उनको जैसे भी कोई प्रक्रिया होगी तो उन कीड़ों से ही रेशम निकाला जाता है। एक कीड़ा जो है बहुत लंबा, काफ़ी लंबा रेशम निकाल देता है, तो उन कीड़ों से ही रेशम बनता है। किसानों की आय में पूरक हो सकता है। अगर किसानों को लगता है कि फसलों में उनको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो वो इस तरह की खेती भी कर सकते हैं। साथ साथ अपनी खेती के साथ साथ ज़्यादा जगह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, छोटे से टुकड़े में भी हो जाएगी, और वो किसान को काफ़ी अच्छी आय दिला सकता है। अगर किसान अपने ही उपयोग के लिए उगा रहा है, मान लो खेती इतनी कर रहा है कि अपनी पूर्ति कर रहे हैं, तो ये रेशम का उत्पादन उसको आय दिला सकता है, अच्छा आय का स्रोत हो सकता है। तो ऐसा कुछ कहा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर
पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में दोस्तों क्या होता है? पीसी कल्चर का मतलब होता है मछली पालना। एक बहुत बड़े से तालाब में क्या करते हैं, ये मछली के बीज डाल देते हैं और फिर वो मछलियाँ जो है परिपक्व हो जाती है, मछलियाँ बड़ी बड़ी हो जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फिर उसमें मछलियों को जो है पकड़ लेते हैं इस पूरे तालाब में से, और पकड़ने के बाद उनको व्यापारिक उद्देश्य से बेच दिया जाता है। देखिए, वैसे हम लोग, कई सारे लोगों को फिशिंग का शौक भी है, फिश वो लेकर के और फिश पकड़ना शुरू कर देते हैं किसी तालाब में, समुद्र में, नदियों में मछली पकड़ते हैं। उसको मछली पकड़ना बोलते हैं दोस्तों, पालना नहीं बोलते। पालना तो पहले खुद ही बड़ा कर रहे हैं और फिर खुद उसको ले जा करके मार्केट में बेच रहे हैं। बहुत बड़ा एक व्यापार होता है इसका भी। दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली जो उत्पादन होता है वो चाइना करता है दोस्तों। चीन में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन होता है, क्योंकि वो सबसे आगे, हर चीज़ में आगे होना चाहिए, प्रोडक्शन में तो वो आगे ही होता है। तो मछली पालन तो आपको समझ में आ गया। विशेष रूप से तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन पीसी कल्चर है। ये किसी समुद्र वगैरह में नहीं करते, क्योंकि उनको पता है समुद्र बहुत बड़ा है, अगर हम लोग बीज यहाँ पर डालेंगे तो मछलियाँ कहीं और जाके पनप जाएगी, हमारे आसपास रहेगी भी नहीं। लेकिन एक छोटा तालाब है या कोई पोखर है तो उसको पता है कि यहाँ से आगे कहीं जाएगी नहीं, रहेगी तो इसी छोटे सी जगह में, तो बहुत आसान हो जाता है मछली पालन करना तालाबों और पोखरों में। सर्वाधिक जो है मछली का जो सबसे ज़्यादा जो मछलियाँ पाई जाती है दोस्तों, वो कहाँ पाई जाती है? महासागरों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मछली को पकड़ने का जो काम किया जाता है वो महासागरों से ही होता है, क्योंकि महासागरों में प्राकृतिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ पाई जाती है, अरबों खरबों मात्रा में पाई जा सकती है। तो बहुत सारे देश जैसे कनाडा है, चाइना है, ये बहुत मात्रा में पकड़ते हैं। इंडिया भी पकड़ता है, लेकिन हमारे आसपास इतने ज़्यादा मछलियों का इतना ज़्यादा घनत्व नहीं है, इतना कंसंट्रेशन है ही नहीं। ये चाइना के आसपास है, ये कनाडा के आसपास है, यूनाइटेड किंगडम के आसपास है। उसका एक कारण है जिसको हम लोग ज्योग्राफी में शायद आगे पढ़े। विटीकल्चर की बात करें नेक्स्ट। विटीकल्चर क्या होता है? विटीकल्चर को हम लोग बोलते हैं द्राक्षा कृषि। द्राक्षा कृषि मतलब होता है अंगूर की खेती दोस्तों। तो अंगूर होता है उसकी खेती करना क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। तो अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। और अंगूर की खेती दुनिया में टॉप के 2 देश करते हैं, और उसके एक का नाम है दोस्तों फ्रांस और दूसरे का नाम है दोस्तों स्विट्ज़रलैंड। एक का नाम है फ्रांस और दूसरे का नाम है स्विट्ज़रलैंड। तो ये दो देश जो है इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती करते हैं, क्योंकि अंगूर की खेती के लिए जो उपयुक्त जलवायु की आवश्यकता पड़ती है वो फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड दोनों ही देशों में मिलती है। इसलिए फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड शराब बनाने में भी फ्रांस का सबसे ज़्यादा नाम है, और पूरी दुनिया की सबसे महंगी जो शराब आती है वो सब फ्रांस में मिलती है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी क्वालिटी के अंगूर का उत्पादन होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्या हुआ आपका? हार्टिकल्चर, जिसे हम लोग बोलते हैं बागवानी कृषि या उद्यान कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? बहुत सिंपल सा है, सब्जियां, फल, फूल आदि का उत्पादन होता है। अब इसका उत्पादन केवल वाणिज्यिक उद्देश्य से ही किया जाता है, मतलब बेचने के उद्देश्य से और माल कमाने के उद्देश्य से, यानी आय लेने के उद्देश्य से। तो पैसा कमाना है इसका उद्देश्य होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग हार्टिकल्चर। तो यह हमने क्या समझा? यहाँ हमने समझी कृषि की सारी जितनी भी उसकी शाखाएं थी उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम लोग दोस्तों चर्चा करने वाले हैं कृषि तंत्र के बारे में। तो कृषि तंत्र क्या होता है, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो कृषि तंत्र वह तंत्र है जिसमें क्या क्या होता है? जिसमें होता है निवेश। दोस्तों आपको पता है ना, कृषि करने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कृषि करने से पहले सबसे पहले तो आपको बीज खरीदना पड़ेगा मार्केट से। बीज खरीदने के बाद आपको बीज को उगाने के लिए, अच्छा बीज हो जाए, अच्छी फसल हो जाए, उसके लिए उर्वरकों को डालना भी तो पड़ेगा। DAP, यूरिया, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में आपको वो भी ज़रूरत पड़ेगी। और फसल को बोने के लिए, फसल को काटने के लिए और फसल की और खेतों की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, देखिए खेती करने से पहले किसान तैयारी करता है अपने कृषि खेत को आगे फसल बोने के लिए तैयारी करता है। तो सबसे पहले क्या करता है? मशीनरी का उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले वो ट्रैक्टर तैयार करता है, ट्रैक्टर में कुछ खामियां हो तो वो दिखता है। इसका मतलब मशीनरी पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ट्रैक्टर नहीं है तो ट्रैक्टर लाना पड़ेगा। तो बीज, उर्वरक, मशीनरी और साथ ही साथ श्रमिकों की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो कृषि का जो सबसे पहला फेज है वो क्या है दोस्तों? वो है आपका निवेश। तो सबसे पहले करना पड़ेगा उसको निवेश। उसके बाद क्या होते हैं? कुछ प्रक्रम होते हैं निवेश करने के। ये तो आपने खरीद लिया, अब काम करना शुरू करना है।
खेती करने से पहले जो निवेश हुआ वो तो हमने समझ लिया। अब उसको खेती करना तो करेगा क्या, वो सबसे पहले तो खेत तैयार करेगा। तैयार करने के लिए खेतों की जुताई की जाती है, खेतों को उलट पलट किया जाता है ताकि उसकी उर्वरता बनी रहे। उसके बाद क्या होता है, फिर बुआई होती है, और तीसरा क्या होता है, खेत को बोने के बाद पानी पिलाया जाता है। पानी पिलाने को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंचाई। तो जुताई, बुआई और सिंचाई, ये 3 तरीके हैं जिसको हम लोग बोलते हैं या तो संक्रियाएं बोल दो या प्रक्रम बोल दो। तो ये वैसे 3 आर्थिक क्रियाओं के समान जैसे है, लेकिन एक खाली कृषि की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या होता है, आखिरी आता है निर्गत। निर्गत का मतलब होता है प्रोडक्ट, उत्पाद, आखिरी परिणाम क्या हुआ। सब कुछ हो रहा है, बढ़िया से पानी पिलाया है, बुआई भी कर दी है, उर्वरक भी डाल दिए, सब कुछ काम हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, 3 महीने के अंदर, 3 महीने की फसल है तो 3 महीने के बाद, 2 महीने की फसल है तो 2 महीने के बाद, 2 या 3 महीने के बाद जब फसल पक के आती है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि निर्गत। अब आखिरी समय आ गया, कृषि तंत्र पूरे होने वाला है, फसल हमारे सामने आ गई। वैसे ही सिस्टम वो है कि गाय और भैंस को पाल रहे हैं, उनको चारा खिला रहे हैं, चारा खिलाने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, दूध निकाल सकते हैं, तो डेयरी प्रोडक्शन हो रहा है। वैसे ही कर सकते हैं मुर्गी पालन में, मुर्गियों को पहले पाला जाता है, खिलाया जाता है, उसके बाद मुर्गी जो है वो व्यापार में बेची जाती है, अंडे बेचे जाते हैं। फिर उसी के साथ साथ एक और उत्पादन चल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊन का उत्पादन। भेड़ों और ऊँटों से जो उत्पादन किया जाता है, ज़्यादातर भेड़ों से ही किया जाता है, तो भेड़ों का पालन किया जाता है। आपने अक्सर देखा हो कि बहुत सारे चरवाहे जो हैं रोड पर भेड़ों को लेकर निकल जाते हैं और आपको डिस्टर्बेंस भी होता है। कई बार आप गाड़ी लेके जाते हो तो आपको बीच में कोई ना कोई दिखता है ना, तो वो चरवाहे क्या होते हैं, वो सारे लोग वो जो भेड़े हैं उनसे ऊन निकालते हैं। तो ऊन निकालने के बाद पूरे मार्केट में वो भेजा जाता है और स्वेटर के कारखाने उसको किसकी स्वेटर बुन करके आपको भेज देते हैं, वही ऊन। तो सारी चीज़ क्या कहलाती है, ये निर्गत कहलाती है। तो निवेश, प्रक्रम और निर्गत हो गया। लेकिन सबसे मेन चीज़ है दोस्तों इसमें निवेश। क्या निवेश हम ही कर रहे हैं, बीज बीज सब इंसान करता है, क्या प्रकृति का कोई रोल नहीं है। तो निवेश को यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा चढ़ा करके बताया गया है कि निवेश को इन्होंने 2 भाग में बांट दिया। कैसे बांट दिया, जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ। तो साहब ये फोटो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 2 तरह के निवेश, ये आपके एनसीईआरटी का ही फोटो है। इसमें क्या 2 तरह के निवेश दिखाए गए। पहला निवेश जिसको हम बोलते हैं मानवीय निवेश। मानवीय निवेश क्या क्या करता है, हम लोग वही निवेश करते हैं भाई, हम श्रम खुद मानव करता है, रसायन का छिड़काव मानव करता है, मशीनरी मानव लेकर के आ रहा है, और अपने उत्पादन को जितना भी फसलें हुए उसको रखने के लिए, भंडारण के लिए खुद ही वो क्या कर रहा है, कुछ भंडार गृह बना रहा है, कुछ कमरे वमरे बड़े बड़े हॉल बना रहा है। तो वो सब सारी चीज़ें क्या है, वो मानव ने की है। लेकिन क्या प्रकृति का फसल के उत्पादन में कोई योगदान है? बिल्कुल योगदान है। आप बोलोगे बारिश नहीं होगी तो कैसे फसल होगी, और मृदा ही नहीं है तो फसल कैसे होगी। तो मृदा है, बारिश है, और धूप भी निकलनी चाहिए, फसल के पकने के लिए तापमान जरूरी है, और ढाल यानी समतल होना चाहिए। सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये जो भौतिक निवेश है ये प्रकृति करती है। भौतिक निवेश कह दो या प्राकृतिक निवेश कह दो, बात एक ही चीज़ है। तो मैं बोल सकता हूँ कि निवेश को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है आपका मानवीय निवेश, और दूसरा कृषि तंत्र के अंतर्गत ही चल रहा सब कुछ। तो कृषि तंत्र में निवेश को 2 भागों में बांटा जाता है, मानवीय निवेश और भौतिक निवेश। तो मानवीय निवेश आप समझ गए होंगे कि मानवीय निवेश क्या है। मानवीय निवेश में क्या क्या आएगा, भंडारण आएगा। इंसान यानी जो किसान है वो अपनी फसलों को रखने के लिए जिन भंडार गृहों का इस्तेमाल करता है वो इंसानों ने बनाया। अगर जिसके पास नहीं है तो वो वेयर हाउस में रखेगा, सरकारी वेयर हाउस, वो भी तो इंसानों ने बनाया। उसके अलावा श्रम, जो मजदूर होते हैं वो सारे के सारे इंसान होते हैं। उसके अलावा मशीनरी, ट्रैक्टर हुआ, सीड ड्रिल हुआ, और कल्टीवेटर, बहुत सारी चीज़ें आती कृषि यंत्र के अंतर्गत। इन सभी कृषि यंत्र को, और उसके अलावा पानी पिलाने के लिए पंप वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। सारी चीज़ क्या कहलाती है, मशीनरी में आती है। उसके अलावा रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। रसायनों का इस्तेमाल फसलों को कीटों से बचाने के लिए किया जाता है। तो ये तो मानव का निवेश हो गया। प्रकृति का निवेश क्या अभी हमने पढ़ा, सूर्य का प्रकाश चाहिए हमें, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो फसलें पकेगी कैसे, और एक नियत तापमान चाहिए, हर फसल के लिए अलग अलग तापमान चाहिए। यही कारण है कि सोयाबीन की फसल जून जुलाई में उगाई जाती है और गेहूं की फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर। क्या कारण है, जलवायु, तापमान एक कारण है। वर्षा की मात्रा जरूरी है, वर्षा भी जरूरी है, वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं हो पाएगी। उसके अलावा ढाल भी ज़रूरी है, तो ढाल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ढाल नहीं मिल रही है, ढाल अगर समतल भूमि नहीं है तो आपको ढाल वाली खेती करनी पड़ेगी, और समतल भूमि है तो आपको कोई सी भी खेती आप उसमें कर सकते हो।
मृदा जरूरी है, वो भी उर्वर वाली मृदा। उर्वर मृदा होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आपकी खेती आप अच्छे कर सकते हैं। तो मानवीय निवेश और प्राकृतिक निवेश यानी भौतिक निवेश, हमने दो तरह के निवेश की बात कर ली है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कृषि के प्रकार के बारे में कि कृषि के कितने प्रकार हैं। तो कृषि के जो प्रकार है वो दो आधार पर बांटे गए, एक तो श्रम के आधार पर और दूसरा प्रौद्योगिकी के आधार पर। तो उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी, ये दो सबसे मेन डिमांड में है कि जो कृषि का जो प्रकार है वो किन आधार पर बांटा गया है। वैसे तो तीन आधार है, एक तो उत्पादन की मांग कितनी, उत्पाद की मांग कितनी मार्केट में। अगर किसी फसल की मांग ही नहीं मार्केट में, किसी चीज़ की मांग ही नहीं है तो उसको उगाएंगे क्यों, उगाने से फ़ायदा नहीं है। लेकिन मांग तो ज़रूरी है, मांग फसल को उगाने के लिए प्रेरित करती है किसानों को। लेकिन श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर भी इसको, अगर आपके पास प्रौद्योगिकी नहीं है, श्रम नहीं है तो खेती का प्रारूप बदल जाता है। इस वजह से उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर, तीन चीज़ याद रखना, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर फसलों को, कृषि को निम्नलिखित दो आधार में बांटा गया है। पहला आधार कौन सा आपका, निर्वाह कृषि, और दूसरा आधार है आपका वाणिज्यिक कृषि। समझ में आ रहा होगा, निर्वाह का मतलब होता है जीवन निर्वाह। ऐसी कृषि जिसका मेन उद्देश्य खाली अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना हो, वो क्या कहलाएगा, निर्वाह कृषि। और वाणिज्यिक का मतलब होता है व्यापारिक कृषि, ऐसी कृषि जिसका इस्तेमाल केवल पैसे कमाना, आय प्राप्त करने, बाजार में बेचने के उद्देश्य से की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों वाणिज्यिक कृषि। इसमें आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें कृषि के प्रकार में क्या क्या है। कृषि के प्रकार में पहला हमने क्या पढ़ा था, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि की क्या क्या विशेषता है ये हम लोग पढ़ लेते हैं। पहली बात तो निर्वाह का मतलब होता है जीविकोपार्जन के लिए खेती करना, मतलब अपनी आवश्यकता के लिए खेती करना। अगर इसमें एक तो पहली बात तो एक किसानों के पास बहुत छोटी ज़मीन होती है, बहुत कम ज़मीन होती है, ऐसे किसान के पास जो निर्वाह कृषि कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। तो इस प्रकार की खेती में अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, क्योंकि पैसा बहुत कम होता है, इस वजह से प्रौद्योगिकी भी बहुत कम होती है। अब प्रौद्योगिकी कम है तो ऐसे में वो पैसा कुछ लगाएगा नहीं, उर्वरक का छिड़काव कम करेगा, तो उत्पादन भी क्या हो जाएगा, उत्पादन भी इसमें कम ही होता है। और श्रम जो है वो केवल उसी के घर वाले यानी पारिवारिक श्रम होता है, तो परिवार के लोग ही इसमें श्रम देते हैं यानी सेवा देते हैं, यानी जितनी मजदूरी होती है वो खुद परिवार के लोग करते हैं, बाहर से कोई मजदूर यहाँ पर नहीं बुलाए जाते। तो इस प्रकार की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार की खेती को हम लोग निर्वाह कृषि कहते हैं। इसी में कुछ कृषि के दो प्रकार भी हैं। निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है। पहले तो हमने जो पढ़ा उसको समझ लेते हैं। जो कृषक परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करे वो निर्वाह कृषि है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए और कम से कम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी होती है। दूसरा है पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। तो ये समझ में आ गया आपको कि क्या क्या इसमें हो रहा है। निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है। निर्वाह कृषि हमने पढ़ा, ऑलरेडी हमने पढ़ा कि कृषि के दो प्रकार है, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर कृषि दो प्रकार की है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। और निर्वाह कृषि में हमने क्या पढ़ा कि निर्वाह कृषि को समझ तो लिया, लेकिन बाद में हम लोग बोल रहे हैं कि निर्वाह कृषि को भी दो भाग में बांटा गया। केवल खेती करना नहीं होता है, वो उसमें पशुपालन भी तो आता है। तो निर्वाह कृषि में एक होता है गहन निर्वाह कृषि, छोटे खेत में ज़्यादा उपज लेने का तरीका। उसका उद्देश्य वही होता है कि परिवार की पूर्ति करना, लेकिन बहुत छोटे खेत के टुकड़े में बहुत अच्छे से खेती करना। गहन निर्वाह, गहन का मतलब होता है जिसमें कुछ प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी हो रहा है, श्रम का इस्तेमाल भी हो रहा है। श्रम और प्रौद्योगिकी किसी कृषि के साथ जोड़ दोगे तो वो गहन कृषि हो जाती है, सिंचाई की भी सुविधा होती है। आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि का मतलब होता है आदिवासी जनजातियाँ जिस प्रकार की कृषि की प्रैक्टिस करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आदिम निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि क्या होता है? गहन निर्वाह कृषि में इसमें किसान एक छोटे से भूखंड पर खेती करते हैं। बहुत छोटा भूखंड किसान के पास में होता है जिसमें वो कृषि खेती करते हैं। छोटे से भूखंड में खेती करने के साथ साथ साधारण औजार और अधिक मजदूरों के साथ, मतलब ज़्यादातर काम जो है वो हाथों से होता है। हाथों में छोटे छोटे औजार होते हैं जिसमें काटने वाला हंसिया हो गया और वो बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी किसान इस्तेमाल करते हैं वो इसमें होती है। अधिक धूप वाली जलवायु प्लस उर्वर मृदा वाले खेत होते हैं। इन क्षेत्रों की जलवायु बहुत अधिक धूप वाली होती है और ये एक से ज़्यादा बार खेती कर सकते हैं एक साल में। क्यों? क्योंकि इनके पे जलवायु भी बहुत अच्छी है, धूप भी अच्छी गिर रही है, पानी की व्यवस्था भी होती है, इसलिए इस वर्ष में एक से अधिक बार खेती करते फसलें उगा लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं गहन कृषि। जैसे
चावल की खेती, मक्का की, दलहन, तिलहन ये खेती होती है। तो गांव देश में से बहुत सारे किसान हैं जो 2-2 बार या कुछ लोग 3 बार भी फसलें उगाते हैं। वो सब कौन सी खेती कर रहे होते हैं? वो सब कर रहे होते हैं आपकी गहन निर्वाह कृषि को कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको गहन निर्वाह कृषि तो समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में क्या है? आदिम मतलब आदिवासी जनजातियों द्वारा जो की जाती है। आदिवासी, आदिवासी मतलब होते हैं जनजाति, जिनको हम लोग बोलते हैं ना एसटी, जनजाति। लेकिन आज भी जो जनजातियाँ जंगलों में निवास कर रही हैं उन जनजातियों के द्वारा की जाती है। तो इसमें 2 प्रकार की कृषि आती है, यानी आदिम निर्वाह कृषि जो आदिवासी जनजातियाँ करती है वो भी 2 प्रकार की होती है, स्थानांतरित कृषि और चलवासी कृषि। ये 2 प्रकार है। एक प्रकार क्या हो गया? स्थानांतरित कृषि, और दूसरा प्रकार क्या हो गया? चलवासी कृषि। इन दोनों कृषि के प्रकार को हम समझते हैं। इसका मेन उद्देश्य भी केवल निर्वाह करना ही होता है, क्योंकि ये भी कौन सा प्रकार है? ये भी निर्वाह कृषि का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं स्थानांतरित कृषि में होता क्या है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत क्या होता है? जो जनजातियाँ होती है वो क्या करती? जंगलों में निवास करती। मान लो ये बहुत बड़ा जंगल है, तो जंगलों में निवास करते हुए करती क्या है वो, कि जैसे मान लो यहाँ पर पेड़ ही पेड़ लगे हुए, बहुत सारे पेड़ रहते हैं, जंगल तो पूरा पेड़ों से भरा होता है। तो इन पेड़ों में से कुछ हद तक पेड़ों की क्या करती है? कटाई कर देती है। मान लो यहाँ के पेड़ इसने क्या कर दिए? साफ कर दी। ये पेड़ यहाँ के साफ कर दिए पूरे, तो एक एरिया साफ कर दिया मान लो। तो एरिया साफ करने से क्या होगा कि वो उसको खेती योग्य बना लेंगे। ये इतना एरिया साफ कर लिया तो उसको क्या कर लिया? इन्होंने खेती योग्य बना लिया। अब बाकी पूरा भरा हुआ है जंगल, अब इनने थोड़ा सा एरिया साफ किया, उससे क्या कर लिया? यहाँ पर खेती करना शुरू कर दी। लेकिन क्या होता है? जंगलों को काट कर और जला कर ये इस प्रकार खेती करते हैं। फिर क्या करते हैं? मिट्टी में वो जो राख बनती है जलाने के बाद उसको मिलाते हैं। मिलाने के बाद हो सकता है थोड़ी सी उर्वरता बढ़ जाए, क्योंकि न तो इनके पास हल होते हैं, कुछ न हल चलाते हैं, न मशीनरी होती है, न रसायन होते हैं, न उर्वरक होते हैं। तो बिना किसी फैसिलिटी की खेती की जाती है। ऐसे में क्या होगा? 1, 2, 3 साल के बाद मृदा जो है वो उर्वरक के बजाय वो बंजर होना शुरू हो जाती है। तो 2-3 साल के बाद जब खेती नहीं होती तो वो किसान क्या करते हैं? दोबारा से कोई दूसरा क्षेत्र काटते हैं, फिर दूसरा क्षेत्र काट करके भूमि तैयार की, फिर राख मिलाई, फिर तो बार बार स्थान बदल बदल कर खेती करना जो है वो क्या कहलाएगी? वही स्थानांतरित कृषि है। भारत में ऐसी कृषि उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है। दोस्तों हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर पूर्वी राज्य मतलब नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, इन सभी राज्यों में होती है। उसे वहाँ पर एक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं झूम खेती, झूम कृषि। तो झूम कृषि क्या है? ये झूम कृषि वही है, स्थानांतरित कृषि। वृक्षों को काट कर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, उसके बाद राख मृदा से मिलाई जाती है। कुछ वर्ष पश्चात जब उर्वरता की समाप्ति हो जाती है तो वह भूमि छोड़ दी जाती है और नई भूमि तैयार की जाती है। जो मैंने आपको बताया, इसमें उगाते क्या लोग? उसमें मक्का, रतालू, आलू और कसावा, ये सब खाने की चीज़ें। मक्का, रतालू, आलू, कसावा ये अपने खाने की पूर्ति करने के लिए उगाते हैं। और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में इसे क्या कहा जाता है? झूम खेती कहा जाता है। अब ऐसा नहीं कि खाली भारत में होती है, दुनिया के कई देशों में एक खेती होती है। जहाँ जहाँ पर जनजातियाँ पाई जाएगी ओबियसली बात है वहाँ पर इस प्रकार की खेती होगी। जैसे अमेज़न के जंगलों में जो जनजातियाँ पाई जाती है वो भी वहाँ पर खेती करती हैं। तो अमेज़न के जंगल जो ब्राज़ील देश में स्थित है वहाँ पर एक खेती को हम लोग रोका के नाम से जानते हैं। तो रोका नाम की जो स्थानांतरित कृषि है अमेज़न के जंगल में होती है। अफ्रीका जो अफ्रीका महाद्वीप है, उष्ण कटिबंधी वाला जो क्षेत्र है अफ्रीका का, जहाँ पर सवाना के बड़े बड़े जंगल हैं, कांगो, DRC, युगांडा, केन्या, तंजानिया, अंगोला, ऐसे बहुत सारे देश हैं वहाँ पर जहाँ पर इस प्रकार की खेती होती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में भी इस प्रकार की खेती होती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में कैसी होती है? दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब होता है थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश दक्षिण पूर्वी एशिया कहलाते हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में भी ये होती है। उसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत के भागों में भी खेती होती है, जो अभी मैंने बताया झूम खेती। अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है, ये तो समझ में आ गया आपको। लेकिन पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ हो रही है उसके एग्जाम्पल भी आपने देख लिए। ब्राज़ील के अमेज़न बेसिन में होती है। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो अफ्रीका के जो गर्मी वाले इलाके 0 से 30 डिग्री वाले वहाँ पर होती है। इसके अलावा ये दक्षिण पूर्वी एशिया में होती है, जिसमें थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया ऐसे देश मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे नागालैंड, जैसे असम, मणिपुर,
त्रिपुरा, ये सब नाम आपको याद होंगे, वहाँ पर एक खेती की जाती है। भारत में इस खेती को, उत्तर पूर्व में इस खेती को क्या बोलते हैं, झूमिंग एग्रीकल्चर या झूम कृषि कहा जाता है। झूमिंग एग्रीकल्चर या झूम कृषि कहा जाता है, ये तो हम पढ़ लिए। इसे ब्राजील में रोका कहा जाता है। ब्राजील में क्या कहा जाता है, रोका के नाम से जाना जाता है। वहीं मैक्सिको नाम के देश में इसे मिल्पा कहा जाता है। मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है और मलेशिया में इसे लदांग कहा जाता है। तो मलेशिया को जो नाम है, मैं पहले एक बार फिर से लिख देता हूँ। मलेशिया में इसे कहा जाता है लदांग, लदांग कहा जाता है। तो लदांग मलेशिया का नाम है। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम है दोस्तों। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपका चलवासी पशुचारण क्या होता है। चलवासी पशुचारण जो आप देख पा रहे होंगे, ये सड़क पर बहुत सारी भेड़ें चल रही है। आप कई बार यात्रा करने जाते हो तो आपको बीच में सड़कों पर बहुत सारी भेड़ें मिल जाती है। वो भेड़ें आपका रास्ता भी रोक लेती है और आपको परेशानी भी होती है। वो लोग कहाँ से आते हैं, ज़्यादातर लोग पगड़ी बांधे हुए वाइट कपड़े में दिखेंगे आपको, अलग प्रकार का थोड़ा सा पोशाक पहनी होगी उनने, वो सब राजस्थानी लिबास में होते, राजस्थानी लिबास में होते। ज़्यादातर लोगों को पता भी है वो राजस्थान से आते हैं। तो राजस्थानी लिबास में इसका मतलब वो राजस्थान से आते हैं। क्यों आते हैं दोस्तों, क्योंकि राजस्थान है आपका शुष्क, कैसा है, शुष्क जलवायु वाला। तो राजस्थान आपका मिलेगा शुष्क जलवायु वाला, मतलब वहाँ पर बारिश कम होती है, और बारिश कम होगी तो ऑब्वियसली बात है जानवरों को पानी कहाँ से देगा आप। जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था नहीं है। तो जानवरों के लिए पानी और चारे की व्यवस्था के लिए लोग क्या करते हैं, उन जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हैं और उन जानवरों का क्षमा करें, उन जानवरों का ये पालन क्यों कर रहे हैं, उन जानवरों का ये पालन कर रहे हैं अपने व्यापारिक उद्देश्य से, क्योंकि ऊन निकालते हैं उन भेड़ों से, ऊन मार्केट में बेचा जाता है। तो इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस चीज के लिए, चारे और पानी के लिए घूमते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों होता है कि इन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भागना पड़ता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसलिए भागना पड़ता है क्योंकि वहाँ की जलवायु बाधाओं के कारण। वो जलवायु बाधा क्या है, अभी मैंने आपको बताया शुष्क जलवायु। तो शुष्क जलवायु ही तो बाधा है। तो जो जिन क्षेत्रों में कम मात्रा में बारिश होता है, सूखा पड़ जाता है, चारे की कमी आ जाती है। तो भारत में दो जगह अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो जम्मू कश्मीर वाले इलाके में भी बहुत बर्फबारी होने की वजह से वहाँ पर घास नहीं उग पाती है, क्योंकि वहाँ की जलवायु बाधा उत्पन्न कर देती है, बहुत ठंडी है। और दूसरा राजस्थान बहुत गर्म जलवायु है। तो दोनों एग्जाम्पल हमारे देश में हमको मिल जाएंगे, तो दूसरे देश के एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो किन किन पशुओं का चारण होता है इसमें, किन किन पशुओं को इस खेती में इन्वॉल्व किया जाता है, उसमें आते हैं भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियाँ। याक और बकरियाँ तो जम्मू एंड कश्मीर में आएगी, बाकी ऊँट, भेड़, मवेशी जो है राजस्थान से जुड़े गए हैं। सहारा के अर्ध शुष्क एवं शुष्क प्रदेश तथा मध्य एशिया, यहाँ पर तो की जाती है। सहारा में भी बहुत सूखा पड़ता है, सहारा यानी अफ्रीका में। उसके अलावा भारत में राजस्थान और जम्मू कश्मीर दो एग्जाम्पल हमारे पास में। अगर आपको अफ्रीका का एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है, आपको अगर शुष्क प्रदेश मध्य एशिया के जो क्षेत्र, जो मध्य एशिया जिनको हम लोग बोलते हैं ना, मध्य एशिया मतलब ये कजाकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, ये बहुत सारे देश यहाँ पर है जिनके सबके पीछे स्थान लिखा हुआ है। यह इसको बोलते हैं हम लोग मध्य एशिया। यहाँ पर भी ये समस्या है क्योंकि पानी वहाँ पर बहुत कम गिरता है। ऐसे में अपने मवेशियों को वो क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी की खोज में, चारे की खोज में चलाते रहते हैं, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य उनको बचाना होता है। भारत में राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर में समस्या है। तो आपको अक्सर मवेशी जो अक्सर भेड़ें जो है राजस्थान के आसपास वाले राज्यों में दिखाई देती है, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, या हरियाणा, इन आसपास के राज्यों में आपको अक्सर ऐसे ये भेड़ चराने वाले, ऊँट चराने वाले लोग मिल जाते हैं। नेक्स्ट कृषि का जो हमारा प्रकार है वो दूसरा वाला, उसका नाम है वाणिज्यिक कृषि। ऑब्वियसली बात है, वाणिज्यिक कृषि का मेन उद्देश्य क्या होगा, इस कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि इसका मेन, अब इसके पास में क्या होता है, वाणिज्यिक कृषि में लोगों के पास बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं और जानवरों की संख्या भी ज़्यादा होती है। मेन इसका उद्देश्य, कृषि का उद्देश्य जो है बाजार से मूल्य,
वसूल करना है, यानी बाजार में बेचना है। तो इसमें भी 3 प्रकार की कृषि आती है। वाणिज्यिक कृषि भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है वाणिज्यिक अनाज कृषि, मतलब अनाज उगाना केवल खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए भी। मान लो गेहूं मैं उगा रहा हूँ, मेरे परिवार की जो कंजम्पशन है, मान लो 10 क्विंटल साल में खा जाते हैं। मैं बहुत बता रहा हूँ तो, लेकिन अप्रोक्स मान लो कि 10 क्विंटल मेरे परिवार की एक साल में गेहूं खाने की कैपेसिटी है। वो एक साल में गेहूं इतना खा जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग खेती कर रहे हो, खेती मान लो 100 क्विंटल उग रहा है, तो 90 क्विंटल का क्या करेंगे? उसको बाजार में बेचेंगे ना। तो अनाज को जब बाजार में बेचने के उद्देश्य से उगाया जाए, पैसे कमाने के उद्देश्य से उगाया जाए, तो उसको बोलेंगे वाणिज्यिक अनाज कृषि। भारत में बहुत सारे लोग करते हैं। मिश्रित कृषि में क्या होता है? मिश्रित कृषि में एक साथ कई सारे काम होते हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी कर लिया, यानी कृषि के साथ साथ पशुपालन भी हो रहा है और अपने खेती की फसलें उगी रही है, उसके साथ साथ जानवरों के लिए चारा भी हमने उगा लिया है। जानवरों के लिए चारा भी उगा रही है, फसल भी उगा ली है, सब्जियां भी उगा रहे हैं। ये बहुत अलग अलग प्रकार की खेती होगी ना। जब एक साथ अलग अलग पर्पज से खेती की जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि कहेंगे। और तीसरा रोपण कृषि। रोपण कृषि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चाय और काफ़ी की जो कृषि है वो रोपण कृषि काफ़ी महंगी है। इसमें निवेश पहले बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और इसमें काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए और ढाल वाले इलाकों में इस प्रकार की खेती की जाती है। इस पर भी आएंगे। पहले हमने समझ लिया कि वाणिज्यिक कृषि का मेन उद्देश्य क्या है। खाली बाजार में विक्रय करने के लिए जो किया जाए, जो कृषि की जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं वाणिज्यिक प्रकार की कृषि। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि जो पहला हमारा प्रकार है वाणिज्यिक कृषि का, उसको समझते हैं। इसमें क्या होता है? फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाते हैं। वो भी कौन सी फसलें? अनाज वाली फसलें। जो अनाज सीरियल जो होते हैं उनको हम लोग केवल किस उद्देश्य से, किस पर्पस से उगाते हैं? केवल मार्केट में बेचने के उद्देश्य से। तो मुख्यतः इसमें कौन सी फसलें आती है? गेहूं और मक्का आती है। तो गेहूं और मक्का जैसे उगा रहे हैं तो खाली मार्केट में बेचने के उद्देश्य से। जैसे भुट्टे आप खा रहे हैं मार्केट में, वो किसी किसान से आ रहे हैं, तो वो सब बाजार में बेचने के उद्देश्य से। वो खुद थोड़ी ना खा रहा, उसको आपको प्रोवाइड कर रहा ना, पैसे आप दे रहे हैं उनको। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, शीतोष्ण घास के मैदान आदि जगहों पर ये कृषि बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। हमारे यहाँ तो बहुत कम, हमारे यहाँ तो कुछ सामान ले रख लेते हैं, बाकी बेच देते हैं जो एक्स्ट्रा होता है। लेकिन अमेरिका, यूरोप, एशिया के कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस प्रकार की खेती की जाती है, क्योंकि इनके पास में, क्योंकि ये मांसाहारी लोग होते हैं ज़्यादातर वहाँ पर। हमारे यहाँ पर शाकाहारियों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से भी हमारे यहाँ कृषि को कि जो अनाज है उसको हम लोग सब खा जाते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पर ये लोग मांस पर या दूसरी चीज़ों पर भी निर्भर है। ऐसे में वो इन चीज़ों का इस्तेमाल केवल बेचने के लिए करते हैं। सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े बड़े फार्म और विरल आबादी होती है। यहाँ पर बड़े बड़े फार्म होते हैं इस प्रकार की खेती में, क्योंकि उनको उगाना जो है वो तो बेचना ही है। तो बड़े बड़े खेत होते हैं। बड़े बड़े खेत होने के बाद क्या होगा? वहाँ पर जनसंख्या भी बहुत कम है। ज़्यादा जनसंख्या होगी तो कंजम्पशन इतना हो जाएगा कि बाहर बेच नहीं पाओगे आप। तो ऐसे में ऐसे, और ज़्यादातर यूएसए में ऐसा है, यूरोप में ऐसा है, और ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पर जनसंख्या तो बहुत कम है। रशिया में बहुत कम है, तो वहाँ पर उनके पास किसान ही कम है। तो ऐसे में बड़े बड़े खेत लेके बैठे होंगे। 250 हेक्टेयर का एक खेत होता है यूएसए में। तो यूएसए तो वैसे ही भारत से बहुत आगे है। साल में केवल एक बार फसल उगाई जाती है, क्योंकि वर्धन काल को बाधित करती है ठंड। ये यूएसए जो है ना, यूएसए, यूरोप, इन जगहों पर इस प्रकार की खेती बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। लेकिन ये साल भर में एक ही बार करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जब ठंड गिरती है तो वो ठंड फसल को होने ही नहीं देती है। इसका मतलब जब फसल पकने का समय आ रहा है या फसल उगने का समय आता है तो इतनी ज़्यादा तेज ठंड या बर्फबारी होती है कि फसल उग ही नहीं पाती। तो ये लोग साल में एक ही बार फसल उगाते हैं, तो वो भी गर्मी के समय में या बारिश के समय में उगा लें, ताकि उनको बेहतर ये रहे कि वो उग जाए। बाकी ठंड के दिनों में ये समस्या उन क्षेत्रों में आती है। तो गहन जो आपकी वाणिज्यिक अनाज कृषि जो है वो इस प्रकार की है। नेक्स्ट आपकी मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होता है इसको समझ लेते हैं। कृषि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। तो कृषि भूमि का उपयोग हम लोग फसल उगाने के लिए कर रहे हैं, जानवरों के लिए चारा उगाने के लिए कर रहे हैं और पशुपालन करने के लिए कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक फॉर्म बना दिया, डेयरी फार्म, जिसमें बहुत सारे पशु रख दिए, तो भूमि का इस्तेमाल तो हो ही रहा। तो ऐसी कृषि जिसमें खाली फसल उगाने के साथ साथ एक या एक से अधिक कार्य दूसरे किए जा रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वाणिज्य मिश्रित कृषि। ये वाणिज्यिक कृषि के उदाहरण है, क्योंकि इस कृषि में भी जो दूध निकलता है पशुओं से उसको भी बेचने के लिए इस्तेमाल किया था। अब सारा दूध, इतना लीटर दूध तो कोई परिवार मेरे ख्याल से पिएगा भी नहीं। नेक्स्ट तो यह यूरोप, पूर्वी एशिया, यूएसए, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। इस प्रकार की खेती ज़्यादातर इन देशों में ज़्यादा है। अब आप बोलोगे सर हमारे देश में भी तो है, लेकिन हमारे देश में प्रचलन में नहीं है।
बहुत सारे किसान जानवर रखते ही नहीं है, और रखते तो एक एक रखते खाली अपनी पूर्ति के लिए, बेचने के उद्देश्य से नहीं रखते, तो वो तो निर्वाह कृषि का उदाहरण हो गया। मिश्रित कृषि में आप वाणिज्यिक जोड़ोगे तो उसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हर किसान के पास इतने ही जानवर है जितना कि वो ज़्यादातर किसान के पास, हर तो नहीं लेकिन ज़्यादातर किसान के पास इतने ही जानवर है जितना कि उसको घर की पूर्ति हो जाए, बाकी बाहर से दूध खरीदाना पड़े, लेकिन वो बेचते थोड़ी ना है। तो उद्देश्य उनका व्यापार नहीं होगा। डेयरी वाला है ना, अगर उसके पास 50-100 गायें हैं तो बात अलग है, लेकिन आपके पास 1 गाय या 2 गाय है तो फिर उससे काम नहीं चलेगा, वो केवल आपकी आवश्यकता की पूर्ति करे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यूएसए, यूरोप और अर्जेंटीना, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इनमें सब में क्या होगा, इन सब में क्या हो रहा है, बहुत बल्क में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फार्म होते हैं, खेती भी बड़े मात्रा में की जा रही है और मिक्स खेती की जा रही है, और वहाँ पर पशुधन भी उनके पास बहुत ज़्यादा है। अभी एक टाइम था कि हमारे देश में पशुधन हर किसान के पास बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आजकल किसान भी पशुओं को इतना ज़्यादा पाल नहीं रहे, तो बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे। रोपण कृषि क्या हो रही है, एक तो इसमें बड़े पैमाने पर श्रम पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत महंगी है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। रोपण कृषि जो होती है अक्सर ढाल वाले क्षेत्र में होती है, इसके लिए ढाल जरूरी है। पहली बात तो ढाल के साथ साथ यहाँ पर परिवहन बहुत जरूरी है, परिवहन नहीं होगा तो ये खेती में बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ढाल की आवश्यकता होती है, परिवहन की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, श्रम और पूंजी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पड़ सकती है दोस्तों। उसके बाद उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों या निकट कारखानों में होता है। जो उत्पाद निकलता है ना फसल का, वो तुरंत कारखानों में भेज दिया जाता है, तो कारखाने जो होते हैं वो निकट ही बसाए जाते हैं, तुरंत या तो कारखानों में या परिवहन के माध्यम से कारखानों में भेज दिया जाए, तो उसी हाथों हाथ होता है, या फिर खेतों में ही वो लगा लेते हैं उसका प्लांट। परिवहन जाल विकसित होना चाहिए, क्यों, क्योंकि तुरंत इसको भेजना पड़ता है, सूखने लग जाती है फसलें, खराब होने लग जाती है फसलें, जैसे चाय, कहवा, काजू और केला और कपास भी इसमें आता है। चाय, काजू, कहवा, केला अथवा कपास, ये सारी फसलें किसका उदाहरण है, रोपण कृषि का ही उदाहरण है। विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होती है, इस प्रकार की कृषि केवल विश्व में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होती है। मैंने बोला ढाल की जरूरत पड़ेगी, इनको परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, चाय और कॉफ़ी में ढाल की आवश्यकता जरूर पड़ती है। मलेशिया में रबर का उत्पादन जो होता है ये भी एक प्रकार की रोपण कृषि है। मलेशिया रबर में टॉप में आता है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन मलेशिया में रबर का होता है। ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन होता है, तो ब्राज़ील में जो कहवा का उत्पादन होता है वो भी क्या है, वो एक प्रकार की रोपण कृषि है। तो ब्राज़ील को दुनिया में कॉफ़ी का कटोरा कहते हैं, कहवा का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। भारत और श्रीलंका में चाय होती है, हालांकि चाय हम चीन में भी बहुत ज़्यादा होती है, हमसे ज़्यादा चीन में होती है, लेकिन भारत और श्रीलंका में भी चाय के बड़े बड़े बागान हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ लिया, मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कॉफ़ी, चाय, इंडिया और श्रीलंका में होती है, तो ये सारी रोपण कृषि का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है कि कृषि के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। उसमें हमने गहन कृषि और निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि दोनों के अलग अलग प्रकारों की भी चर्चा कर ली है। तो दोस्तों बढ़ते इसके बाद आगे, तो बात करते हैं आज के हमारे प्रश्न की। इसमें प्रश्न क्या था, ये प्रश्न मैंने कॉन्सेप्ट में भी डाला था कि जैविक कृषि क्या होती है और उसकी विशेषताएं क्या होती है। तो जैविक कृषि क्या होती है, तो जैविक कृषि में क्या क्या होता है। देखिए जैविक कृषि में क्या होता है, नॉर्मल कृषि से अलग होती है, इसमें जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी कृषि जिसमें जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। और जैविक खाद कैसे, जैसे गोबर का खाद, ये एक जैविक खाद होता है, जानवरों के अवशेष से निकला जो होता है। उसके अलावा घर के फल फूल सब्जियां जो खराब हो जाती, जो उनके अवशेष बचते हैं फल सब्जियों के, इनसे भी हम लोग कर सकते हैं, खेती में इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो कुल मिला के जो आपकी जैविक खेती है ये किससे जुड़ी हुई है, ये आपके जैविक खादों से जुड़ी हुई है। उसके अलावा एक बहुत अच्छा जैविक खाद आता है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी जैविक खेती में किया जाता है। यानी ऐसी खेती जैविक खेती कहलाती है जिसमें जैविक खादों का इस्तेमाल किया जाता है और रासायनिक खादों के, रासायनिक उर्वरकों और खाद की तुलना में ये बेहतर होती है, प्रकृति को नुकसान भी नहीं पहुँचाती और कृषि और भूमि की उर्वरता भी बनाए रखती है। तो जैविक कृषि के लाभ क्या क्या है, पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है, भूमि बंजर नहीं होगी, भूमि का अपरदन नहीं होगा और इससे किसानों को अलग से खेती में ज़्यादा इन्वेस्ट भी करना नहीं पड़ेगा, बहुत कम नॉमिनल इन्वेस्ट है। और जो किसान जिनके घर में बायोगैस संयंत्र लगा है तो उनके लिए तो और बेहतर है
कि वो जो खाद निकलेगा वो अच्छा होगा, उससे बेहतर कोई खाद नहीं हो सकता। दोस्तों आपको पता है कि देश में कौन सा ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से जैविक खेती कर रहा है? पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला राज्य है, उसका नाम है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में खाली जैविक खेती ही होती है, सबसे ज़्यादा जैविक खेती यहाँ पर होती है। पूरे 100% बायो एग्रीकल्चर स्टेट कहा जाता है, 100% जैविक कृषि राज्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम आपको जानकर हैरानी होगी कि 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना था, उससे पहले सिक्किम भारत का कोई राज्य नहीं हुआ करता था। अब आगे बात करते हैं दोस्तों फसलों के बारे में। फसलें कौन कौन सी मुख्यतः पूरी दुनिया में उगाई जाती है, भारत में उगाई जाती है? पहली फसल आती है हमारी चावल। तो चावल कहाँ उगाए जाते हैं? चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल में से एक है। दुनिया की जो मुख्य खाद्य फसलें जिनको सबसे ज़्यादा उपभोग किया जाता है, हम लोग खाते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसमें से चावल सबसे मेन है, सबसे महत्वपूर्ण आता है, क्योंकि दुनिया में हर देश, ज़्यादातर देशों में इसका इस्तेमाल होता है। गेहूं की रोटियां तो भारत में मिलती है, लेकिन चावल से बने हुए प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिकते हैं। गेहूं के प्रोडक्ट भी बिकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गेहूँ का दुनिया में। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मुख्य आहार है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय 0 से 30 डिग्री, 30 से 45 डिग्री वाला जो एरिया होता है, तो 30 to 45 डिग्री, ये पूरा एरिया कहलाता है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका मुख्य आहार ही चावल है, ठीक है। इसके अलावा चावल उगाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है? चावल को उगाने के लिए दोस्तों एक तो बहुत अधिक तापमान चाहिए, उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और अधिक वर्षा, तीनों चीज़ चाहिए। तापमान भी ज़्यादा चाहिए, आर्द्रता भी आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता होती है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्रता कहते हैं। जितने जलवाष्प होगी, और आर्द्रता कैसे पता चलेगी? आर्द्रता ज़्यादा होती है ना दोस्तों, तो हमको वैसे ही चिपचिपापन लगने लग जाता है। वो आर्द्रता जो है वो जलवाष्प आपके शरीर में टच होती है तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नमी है वायुमंडल में, सूखा नहीं है, तो आपको थोड़ा सा चिपचिपापन सा लगता है। और अगर हवा नहीं चल रही है तो थोड़ी और बेचैनी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा ये उमस पैदा करता है, उमस जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं। उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है किसको उगाने के लिए? चावल को उगाने के लिए। चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी, चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पानी सोखती है दोस्तों। पानी को ठहराव के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि चावल का जो खेत होता है उसको पानी से भरा जाता है। चावल के खेत में क्या होता है? बुआई के समय पानी से इसको भर दिया जाता है, उसके बाद इसके ऊपर फसलें उगाई जाती है, रोपी जाती है पूरी। तो ये फसलें जो है पानी के ऊपर ही होती है, पानी से ढका होता है पूरा खेत। तो पानी को संजो कर रखने के लिए चीका मिट्टी बहुत फेमस है। इस वजह से उसके लिए सबसे उपयुक्त कौन सी है? चीका मिट्टी होती है दोस्तों। किसके लिए? चावल के लिए। चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद भारत, जापान और श्रीलंका और मिस्र आते हैं। चीन में सबसे ज़्यादा चावल होता है दोस्तों। चीन दुनिया में चावल सबसे ज़्यादा उगाता है। हालांकि भारत में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा चावल का, लेकिन आपको पता है चीन गेहूं में भी सबसे टॉप पर है। चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं उगाता है। भारत तो दूसरे नंबर पर आता है गेहूं में। चावल में चीन सबसे पहले, भारत दूसरे नंबर पर है। लेकिन गेहूं में हम जितना गेहूं खाते हैं उससे ज़्यादा गेहूं जो है इस्तेमाल करता है खुद चाइना। चाइना में गेहूं से बनने वाले प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं। चाइना के लोग गेहूं बहुत खाते हैं, इसलिए चाइना गेहूं एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाता। लेकिन इंडिया गेहूं एक्सपोर्ट भी करता है, दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भी। तो दुनिया में चीन सबसे बड़ा उत्पादक है चावल का, उसके बाद भारत, जापान और श्रीलंका और मिस्र का नंबर आता है। भारत में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है जो आपका चावल है, वो उगाया जाता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ओवरऑल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 बार तक चावल उगते हैं। मतलब साल में 3 बार फसलें होती है, आपको पता हो तो। उन 3 ऋतु को, उन 3 सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं हम लोग खरीफ की फसल, जो बरसात में होती है ना, खरीफ की फसल। एक होती है ठंड में जिसको बोलते हैं रबी की फसल, और तीसरी होती है जायद की जो गर्मी के समय में होती है। तो खरीफ, रबी और जायद, ये तीनों प्रकार की फसलें जो सीज़न है इसमें फसलें होती है। तो ये क्या करते हैं? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों ही जगहों पर, पश्चिम बंगाल में भारत के और बांग्लादेश नाम के जो देश हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ पर 2 से 3 बार ये फसलें उगाई जाती है। यानी वहाँ की जलवायु इतनी अच्छी है कि उन फसलों के लिए उपयुक्त जलवायु उनको साल भर मिल जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि चावल की खेती वो साल भर करते रहते हैं। तो एक साल में 3-3 बार चावल की खेती होती है। बाकी उसके अलावा छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। तमिलनाडु में बहुत होती है, कृष्णा कावेरी जो कावेरी नदी डेल्टा है वहाँ पर।
कावेरी नदी का जो बेसिन है उसमें। गेहूं की बात करें तो गेहूं में क्या होता है, गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान, वर्षा और शस्य कर्तन के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि गेहूं का जो वर्धन काल होता है, वर्धन का मतलब गेहूं जब उगता है, जब जितने समय का पीरियड होता है ना उगने का, मतलब 2 महीने का पीरियड तो 2 महीने का पीरियड, तो गेहूं का जो वर्धन काल होता है उसमें क्या चाहिए, उसको मध्यम धूप चाहिए, मध्यम तापमान चाहिए। लेकिन जब वो शस्य कर्तन मतलब कटाई का जब सीजन आता है, शस्य कर्तन का मतलब होता है काटने का सीजन, जब गेहूं के काटने का सीजन आता है, जब पक जाता है गेहूं, पीला पड़ जाता है ना पकने के बाद, जब गेहूं पूरा पक जाता है उसके बाद उसके समय उसको तेज धूप की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो धूप ही उसको पकाती है। उसके बाद उसको काट लिया जा सकता है गेहूं को। उसके लिए अत्यंत उर्वर सुअपवाहित दोमट मृदा चाहिए, अत्यंत उर्वर दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। और यही दोमट मृदा सबसे अच्छी होती है किसके लिए, गेहूं की फसल के लिए। ठीक है। उसके अलावा यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इन सभी देशों में गेहूं की खेती होती है। कहाँ कहाँ होती है, सबसे टॉप पर तो है चाइना, चीन सबसे टॉप पर। यहाँ पर हमने चीन का नाम भी नहीं लिखा है, लेकिन चीन टॉप पर है दोस्तों। चीन, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। चीन का नाम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि चीन इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा करता है, निर्यात कम करता है। ये सब निर्यात वाले ही देश हैं। भारत में यह रबी की फसल है, इसका मतलब भारत में गेहूँ कब उगाया जाता है, भारत में गेहूँ शीत ऋतु में उगाया जाता है, क्योंकि ये कौन सी फसल है, रबी की फसल है। तो गेहूं भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है, रबी की फसल है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया गेहूं के बारे में। बहुत सिंपल सी बात है, गेहूं से बहुत सारे प्रोडक्ट बनता है दोस्तों। फसलों के प्रकार की बात करें तो फसलों का नेक्स्ट प्रकार है आपका मिलेट। मिलेट का मतलब होता है दोस्तों मोटा अनाज, इसे मोटा अनाज भी कहते हैं। तो इस मोटे अनाज में क्या क्या आते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये चीज़ें आती है, तो इसे मोटा अनाज भी कहते हैं मिलेट को। और मिलेट के अंदर क्या क्या आता है, मिलेट के अंदर आपका आता है ज्वार, बाजरा, रागी। ये फसलें कम उपजाऊ और बलुआ मृदा में उगती है। तो ये फसलें क्या, एक तो बहुत कम उपजाऊ है, और सॉरी ये फसलें कम उपजाऊ मृदा में और बलुआ मृदा में उगती है। मतलब इनको आप शुष्क क्षेत्र में उगा सकते हो, ज़्यादा उपजाऊ देने वाली नहीं है। यानी आपके पास अगर बलुआ मिट्टी है, यानी राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर आप कौन सी फसल उगा सकते हैं, वहाँ पर ज्वार, बाजरा, रागी जैसी फसलों को उगाया जाता है। ये फसलें कम उपजाऊ और बलुआ मृदा में उगती हैं। इसके लिए कम वर्षा, उच्च से मध्यम तापमान तथा प्रकाश चाहिए। मतलब वर्षा की मात्रा भी कम चाहिए, वर्षा भी कम हो रही है तो भी काम चल जाएगा आपका। भारत, नाइजीरिया, चीन और नाइजर जैसे देशों में मोटे अनाज का उत्पादन होता है। मोटे अनाज में भारत बहुत आगे है दोस्तों। तो मोटे अनाज का उत्पादन जो है ये भारत, नाइजीरिया, चीन और नाइजर जैसे देशों में किया जाता है। यहाँ तक आपको बात पूरी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारी फसल है दोस्तों, उसका नाम है मक्का। मक्का के लिए क्या चाहिए, मक्का के लिए चाहिए सुअपवाहित उपजाऊ मृदा। सुअपवाहित उपजाऊ मृदा का मतलब होता है अत्यधिक उर्वर मृदा, और ये भी दोमट मिट्टी में ही ज़्यादा उगती है, काली मिट्टी में भी उग जाती है। तो सुअपवाहित उपजाऊ मृदा चाहिए, इसको खाली उपजाऊ मृदा चाहिए, ऐसा कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई दोमट हो या काली हो, लेकिन उपजाऊ मृदा है जिसमें पानी सोखने की क्षमता अच्छी है तो वो कर सकती है। मध्यम तापमान, अधिक वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता पड़ती है। धूप, वर्षा और मध्यम तापमान इसके लिए चाहिए, अगर इतना है तो काफ़ी है मक्का की खेती के लिए। उसके अलावा उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको जैसे राज्यों में होती है। कहाँ कहाँ होती है, अमेरिका, ये खरीफ की फसल दोस्तों भारत में, ये जब बारिश होती है ना तब होती है खरीफ की फसल। बारिश के बाद, इस बारिश के दिनों में ही आपको भुट्टे मिलते हैं ना रोड पर, आप खाते हैं कई बार, तो वो कब आते हैं, बारिश के दिनों में आते हैं। तो ये बारिश के समय में होने वाली फसल है, इसको बोलते हैं हम लोग खरीफ की फसल। उत्तर अमेरिका में सबसे ज़्यादा मक्का होता है, टॉप पर है ये नॉर्थ अमेरिका, उसमें भी यूएसए टॉप पर है। नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएसए की बात कर रहा हूँ मैं, तो उत्तर अमेरिका में भी यूएसए सबसे टॉप पर है, बाकी ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा और भारत तथा मेक्सिको समेत कई देशों में मक्का की खेती की जाती है दोस्तों। तो मक्का भी आपको समझ में आ गया कि ये भी काफ़ी अहम फसल है। इसके अलावा कपास एक अनादर सबसे इम्पोर्टेंट फसल होती है। कपास की फसल के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रेगुर मिट्टी।
काली मिट्टी फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो काली मिट्टी, उसके अलावा जलोढ़ मिट्टी में भी कपास उगाया जा सकता है, लेकिन कपास जो है सबसे ज़्यादा जो उगता है वो काली मिट्टी में उगता है, क्योंकि 2 राज्यों में भी बहुत ज़्यादा है। एक आपको मिलेगी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में काली मिट्टी का बहुत ज़्यादा निक्षेप है। हम संसाधन में पढ़ा था आपको, काली मिट्टी बहुत मिलती है। दूसरी मिलती है गुजरात में, ये भी महाराष्ट्र की पार्ट है एक समय तक। तो गुजरात में और महाराष्ट्र दोनों जगह पर मिलती है। जैसा कह सकते हैं कि काली मिट्टी जहाँ पर है वहाँ पर कपास सबसे ज़्यादा होता है। और काली मिट्टी को एक और नाम बोला जाता है, काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं उसको। वृद्धि के लिए उच्च तापमान और हल्की वर्षा चाहिए। ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं हो, हल्की वर्षा चाहिए। लेकिन जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो क्या है, एक तो इसका पीरियड बहुत लंबा होता है, 200 से 210 दिन मांगता है, आधा साल निकल जाता है। 200 से 210 दिन चाहिए इसको, और वो भी पाला रहित दिन चाहिए, उसमें पाला भी नहीं गिरना चाहिए, और तेज चमकती धूप गिरेगी तो ही वहाँ पर कपास हो सकता है। उत्पादक देश चीन, यूएसए, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, ये इसके मेन उत्पादक देश है। चीन सबसे पहले ही आता है हर चीज़ में, चीन, यूएसए और भारत, और पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उत्पादन करता है। वही ये कपास कहाँ काम आता है, सूती वस्त्र उद्योग जो होते हैं उनके कच्चे माल के रूप में काम आता है। तो कपास का जो उत्पादन किया जाता है वो कपड़े बनाने के लिए, सूती वस्त्र बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जितने भी कॉटन इंडस्ट्रीज़ है, जो उद्योग है हमारे यहाँ पर, वो सारे कपड़ा उद्योग किसके भरोसे चल रहे हैं, वो सब इस कपास के भरोसे ही चल रहे हैं। पटसन की बात करें तो पटसन क्या होता है दोस्तों, पटसन सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। पटसन को बोलते हैं सुनहरा रेशा, सुनहरे रेशे, गोल्डन फाइबर के नाम से। अगर सुनहरे रेशे की बजाय ये शब्द आ गया हिंदी में तो भी आपका मतलब वही रहेगा। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो गोल्डन फाइबर भी किसे कहते हैं, सुनहरा रेशा किसको कहते हैं, वो इसी को कहते हैं, पटसन को ही कहते हैं। और इसके लिए जलोढ़ मृदा चाहिए। जलोढ़ मृदा जो मिलती है आपको यूपी में मिल जाएगी, बिहार में मिल जाएगी, पश्चिम बंगाल में मिल जाएगी। लेकिन उच्च ढंग से विकसित जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें अच्छे तरीके से विकसित होता है, और वहाँ का तापमान भी इस तरह का होना चाहिए। तो वो जलवायु जो है ना, इसके लिए वो सबसे अच्छी पश्चिम बंगाल में ही है। उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र वर्षा, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में मिलेगा। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सबसे टॉप पर है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है, क्योंकि उच्च तापमान केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कई बार मैंने बताया आपको कि ये आपका ग्लोब है, और इसमें 0 से 30 डिग्री वाला जो एरिया है, 0 to 30 डिग्री, ये कहलाएगा आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ये वाला, इसमें साल भर तेज तापमान गिरता है। तो साल भर अधिक तापमान होने की वजह से ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, यहाँ पर अधिक धूप गिरती है और साल भर तापमान उच्च रहता है, तो यहाँ पर पटसन हो सकता है। अग्रणी देश में कौन कौन से, इस पे हम लोग टॉप पर है। पहली बार हमने यहाँ पर पढ़ा कि भारत सबसे पहला नंबर पर है। तो भारत पहले पर है, बांग्लादेश दूसरे पे, और भारत में भी लगभग 70% तो एक अकेले ही राज्य उत्पादित करता है, उसका नाम क्या है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल अकेला ही 70% जूट उत्पादित करता है भारत का। बाकी बांग्लादेश का जूट भी काफ़ी फेमस है। तो दोनों जो है ये रेशेदार फसल है, इसमें रेशे होते हैं। कभी पूछा जाए ना कि रेशेदार फसल कौन सी होती है, तो जो पटसन है वो रेशेदार फसल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं काफ़ी की, कहवा की। इसको कहवा भी बोलते हैं, कहवा या काफ़ी। तो कॉफ़ी या कहवा क्या होता है इसको समझते हैं। पहली बात तो ये कि ये सुअपवाहित दोमट मृदा में होती है और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, यानी ह्यूमिडिटी चाहिए, थोड़ी सी आर्द्रता चाहिए, जलवायु और पानी भी अच्छा गिरना चाहिए। ठीक है, तो उसके अलावा इसकी जो मिट्टी जो है वो अच्छी उपजाऊ होना चाहिए, कम उपजाऊ मिट्टी में उगती नहीं है। फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। ये फसलें जो है पर्वतीय ढालों पर होती है। आप देख रहे हो फोटो इस तरह का कुछ होता है, ये कच्ची है, इसको पका लिया जाए तो इस तरह की सूखा करके काली पड़ जाती है। इसको पीस करके पाउडर के फॉर्म में आप लोग कॉफ़ी में इस्तेमाल करते हैं। तो फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल सबसे अधिक उपयुक्त होती है। तो कॉफ़ी की फसल उगाना है तो हमें क्या चाहिए, हमें पर्वतीय ढाल चाहिए। ध्यान क्या देना है, कोलंबिया और भारत इसके प्रमुख उत्पादक है। कोलंबिया में काफ़ी मात्रा में कॉफ़ी होती है, भारत में भी काफ़ी मात्रा में कॉफ़ी होती है। तो कोलंबिया और भारत जो है, अब खाली ऐसा नहीं है कोलंबिया और भारत सबसे टॉप पे तो ब्राज़ील है दोस्तों। समझते हैं ब्राज़ील के बारे में, टॉप पे तो ब्राज़ील है। कॉफ़ी की कहानी जो कुछ इस तरह से आपकी किताब में बताएगा, कॉफ़ी की खोज कैसे हुई थी। कॉफ़ी की खोज 850 ईस्वी में हुई थी। एक अरबी व्यक्ति था जिसका नाम था कालदी। ये अरबी व्यक्ति रोज़ अपनी बकरियों को चराने जाता था। तो जब इनकी बकरियों को चराने जाता था तो कुछ पौधों की जो फलियाँ होती थी वो खाती थी रोज़ वो बकरियाँ, बड़ी अच्छी लगती थी उनको।
तो ये फलियां खाने के बाद बहुत तेज तेज उछलती थी, कूदती थी। तो वो बड़ा परेशान था कि यार क्या है इस फलियों में जो रोज खाती है और कूदती रहती है। एक दिन उसने भी चख के देखा तो उसने बताया कि भाई हाँ यार ये कोई चीज़ है जिसे हम लोग खा सकते हैं, चाय में पी सकते हैं या कुछ ऐसा पेय पदार्थ बना सकते हैं। काफ़ी नशा, थोड़ा सा नशा भी देती है वो चीज़, तो काफ़ी ज़्यादा जो है कूदती रहती थी वो बकरियाँ। तो ऐसे में पूरी दुनिया को फिर कालदी ने बताया, क्योंकि एक दिन उसने फलियों को चक्कर आनंद भाव का अनुभव किया और फिर उसने पूरी दुनिया को बताया कि कॉफ़ी नाम की कोई ऐसी कोई चीज़ होती है। बाद में उसका नाम रखा गया। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे अग्रणी उत्पादक है, उसके बाद कोलंबिया और भारत का नंबर आता है। ब्राज़ील का एक पोर्ट है जिसका नाम है सेंटोस पोर्ट, सेंटोस, इसको याद रखने के लिए संतोष भी कर सकते हैं आप। सेंटोस पोर्ट को हम लोग कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो ब्राज़ील में होता है, काफ़ी बंदरगाह, और निर्यात भी कौन करता है? ब्राज़ील ही करता है। तो कॉफ़ी के बारे में हमने समझ लिया। कॉफ़ी के बाद जो अगली हमारी आती है अंतिम जो फसल मेन है वो है चाय। एक तो ये बागानों में उगाए जाने वाला पेय फसल है। पेय फसल मतलब उसको पिया जाता है, चाय पी जाती है ना। तो बागानों में चाय के बड़े बड़े बागान होते हैं, ऐसे स्लोप में होते हैं, ऐसे ढलान में होते हैं अभी। तो चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा चाहिए। साल भर हल्की फुल्की वर्षा की कुछ मात्रा होनी चाहिए और उसके साथ साथ थोड़ी जलवायु ठंडी होनी चाहिए। गर्म जलवायु में नहीं उगते, इसका मतलब पहाड़ी रीजन में उग सकता है। असम का जो पहाड़ी इलाका है दार्जिलिंग वाला वो काफ़ी ठंडा है, ठंडे इलाके में हो सकता है ये। सुअपवाहित दोमट मृदा मतलब उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है इसके लिए, और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। हल्का हल्का मंद ढाल होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे, देखो ना ये ढाल ही तो है, ये ऐसे जा रहा है, ये ढाल पर उगती है। इसमें अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है क्योंकि मशीनरी का काम यहाँ पर नहीं है, तो अत्यधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है, अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। चीन सबसे पहला बड़ा उत्पादक है, जबकि भारत व श्रीलंका अन्य उत्पादकों में से एक है। श्रीलंका और भारत जो है ये अन्य उत्पादकों में से। दोस्तों क्या आपको पता है कि चाय का जो सबसे पहले चाय का जो खोज हुई थी वो कौन से देश में हुई थी? वो चाइना है। चीन में सबसे पहले चाय की खोज हुई थी। भले ही हम लोग चाय सबसे ज़्यादा पीते हो, लेकिन खोज तो उन्होंने की थी। और इसके बारे में सारी बातें आपको समझ में आ गई कि इसमें श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा चाहिए। इसमें प्रौद्योगिकी का काम इस्तेमाल होता है, लेकिन काफ़ी खर्चीला है क्योंकि रोपण कृषि है। पहले इसमें पूंजी और लागत बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन फाइनली बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा देती है। आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी चाय हमारे ही देश में उगाई जाती है। वो उगाई जाती है दार्जिलिंग में। उस चाय का नाम तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सबसे दुनिया की बहुत महंगी बिकती है। सुना है कि कुछ लाखों रुपए किलो में बिकती है, तो बहुत महंगी हो गई ना वो। तो हम लोग तो 200 रुपये 300 रुपये किलो में वाली या 400 रुपये किलो वाली लेकर के आते हैं। ऐसे में वो बहुत महंगी आ रही है, इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से, या हो सकता है उसका कुछ विशेष लाभ होता होगा। तो यहाँ हमने मुख्य फसलों के बारे में पूरी तरह से चर्चा कर ली है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे, देखते हैं दोस्तों बात करते हैं कृषि विकास के संबंध में। कृषि विकास क्या होता है, या कृषि विकास के संबंध में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ कि भारत में कृषि का विकास करना है, तो कृषि का विकास क्यों करना है, कृषि को क्यों विकसित बनाना है, क्यों? क्योंकि सबसे पहली जो चीज़ है ना, हमारे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी मांग भी बढ़ेगी ना। तो जनसंख्या की मांग की पूर्ति करने के लिए एक तो आपको कृषि का विकास करना पड़ेगा। दूसरा ये उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना। क्यों? क्योंकि जनसंख्या की बढ़ती मांग की वजह से। दूसरा, बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि करना है। हो सकता है कि बहुत सारी सी जमीन खाली पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उस जमीन की चकबंदी करके उसको अच्छे से व्यवस्थित किया जाए ताकि वो जमीन क्या हो जाए, वो जमीन उर्वर हो जाए। तो बोए गए क्षेत्र का विस्तार एवं फसलों की संख्या बढ़ाना। सिंचाई सुविधा में सुधार करना। देखिए हमारे देश में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो साल में केवल एक बार की फसल उगाते हैं। साल में केवल एक बार की फसल क्यों उगाते हैं? क्योंकि बारिश के पानी के बाद उनके पास सिंचाई की कोई सुविधाएं नहीं है, न कुआं है, न तालाब है, न कुछ व्यवस्था है। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है ना। तो सरकार के पास एक ही चांस है, वो क्या है? एक ऑप्शन है। चांस क्या? एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन है कि सिंचाई की सुविधा बढ़ाए, क्योंकि जमीन तो इतनी ही है दोस्तों, जमीन तो नहीं बढ़ सकती।
ज़मीन नहीं बढ़ सकती, लेकिन एक से ज़्यादा बार खेती तो कर सकते हैं हम लोग, 3 टाइम खेती कर सकते हैं। तो जहाँ एक बार खेती हो रही थी वही खेती हमारे देश की जनसंख्या की पूर्ति कर रही है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की पूर्ति के लिए आपको 2 बार फसल उगाना पड़ेगी, और वो 2 बार फसल पूरे देश की जनसंख्या की का पेट भर सकती है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि सिंचाई की सुविधा के लिए सरकार बार बार क्यों बात कर रही है कि सिंचाई के लिए वो बहुत सारी योजना, नदी जोड़ो प्रोग्राम लगा रही है सरकार कि नदियों को जोड़ा जाएगा ताकि पानी जो है वो वेस्ट ना हो और पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उर्वरकों एवं उच्च बीजों का प्रयोग, अच्छे उर्वरकों का और उच्च किस्म के बीजों का। उच्च किस्म के बीजों का मतलब जो बीज ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे। भारत में कम प्रोडक्टिविटी होने का मुख्य कारण क्या है? भारत में दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ पर प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ जो उत्पादकता है वो बहुत कम है दोस्तों। आप जापान का सुनोगे तो बोलोगे यार इतना ज़्यादा कैसे उगाते हैं? जापान की तुलना में तो हम लोग आधे भी नहीं उगा पाते हैं। और इवन हमारे देश में तो कुछ ही राज्य, जैसे पंजाब में काफ़ी अच्छा गेहूँ उगता है पर हेक्टर के हिसाब से, बाकी जगह तो उगता भी नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उर्वरकों और अच्छे बीजों को उन्नत बीज, जिसको हम लोग बोलते हैं HYV सीड्स, हाई यील्डेड वेराइटी सीड्स, हाई यील्डेड वेराइटी सीड जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उच्च यील्डेड वेराइटी सीड, इसको HYV। ये जो हमारे देश में ग्रीन रिवोल्यूशन होता है ना, हरित क्रांति हुई थी देश में एक बार, उसमें ये बीज इजाद किए गए थे। MS स्वामीनाथन उस समय बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमारे देश में ग्रीन रिवोल्यूशन किया था। तो जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, वहाँ तो अच्छे बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर आज भी जो किसान खेती करता है वो क्या करता है, जो उसने उगाया है उसी से बीज निकाल लेगा और उसी को अगले साल बो देगा। ऐसे में उस बीज की जो उत्पादकता है ना दोस्तों वो कम हो जाती है। यही कारण है कि भारत में पर हेक्टेयर जो उत्पादन है वो बहुत कम है। तो हमें किसके उर्वरकों का और उच्च बीजों का प्रयोग करना चाहिए? हमें तो ये भी नहीं पता कि आपके खेत के लिए कितने उर्वरक की आवश्यकता है। हम जो सब डाल रहे हैं हमने भी वो डाल दिया। आपकी ज़मीन हो सकता है कि आपके निकट जो साइड में जो किसान आपका पड़ोसी है उससे अलग ज़मीन हो, या आपकी ज़मीन ज़्यादा उर्वर हो क्षमा करें। तो कई बार क्या होता है कि ये ज्ञान नहीं होने की वजह से भी किसान कई बार बहुत कम प्रोडक्टिविटी ले पाता है। अब अमेरिका में इससे बेहतर वो पहले ही मृदा का परीक्षण करते हैं। हमारे देश में भी मृदा टेस्टिंग का व्यवस्था की गई है, मृदा का परीक्षण केंद्र लगाया गया है, लेकिन उसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है ना। किसानों को उतनी जागरूकता नहीं है, नहीं करवाते कुछ भी। तो उनको पता है कि हर साल हम ही उगा रहे हैं, हमको ज़्यादा पता है हमारी मिट्टी के बारे में, सालों से तो हम उगा रहे हैं, ये वैज्ञानिक क्या बता पाएंगे। थोड़ी सी सोच उस तरह की बदलेगी तो शायद आगे बढ़ सकते हैं। कृषि का मशीनीकरण करके, एक तो कृषि इसलिए कम उत्पादकता दे रही क्योंकि मशीनें ही नहीं है इतनी। जो मशीनें ले दे के ट्रैक्टर ही है, ट्रैक्टर है, कुछ छोटी छोटी मशीनें, लेकिन ज़्यादा मशीनरी चाहिए जो और बेहतर काम कर सके, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सके। तो बेहतर मशीनरी की आवश्यकता है, जो कि कुछ राज्यों में भी है, पंजाब वगैरह में तो उपलब्ध है। और आप जाओगे USA और जापान तो वहाँ पर ऐसी मशीनें देखने को मिलेगा। हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो 1970 के दशक में इस्तेमाल करके छोड़ दी है उनने, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और हम लोग पीछे इसलिए क्योंकि हम लोग पारंपरिक प्रकार की खेती कर रहे हैं और लगातार देश में लोग किसानी छोड़ रहे हैं दोस्तों, इस वजह से भी समस्या है। नेक्स्ट है, कृषि विकास का चरम लक्ष्य क्या है? कृषि विकास का चरम लक्ष्य है क्या? कृषि को विकसित करना तो लक्ष्य क्या है? अरे वही तो लक्ष्य है कि लोगों को पौष्टिक आहार देना, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सब कुछ हमारे कृषि के उसमें लक्ष्य में आता है। तो पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो प्रत्येक व्यक्ति को भारत में, ये इसका लक्ष्य है दोस्तों। सभी व्यक्ति के स्वस्थ जीवन के लिए आहार की आवश्यकता है। स्वस्थ जीवन बिताना है तो खाना खाना ज़रूरी है। रोज़ आप देखिए, घर का जो खाना होता है, जो शुद्ध खाना जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बराबर शायद किसी होटल का खाना होगा भी नहीं। भले वो लजीज लगे खाने में होटल का बहुत अच्छा, लेकिन उसको आप रोज़ नहीं खा सकते दोस्तों, स्वस्थ भी नहीं रह पाओगे, आपको डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। आपको स्वस्थ रहना है तो बिल्कुल आपको शुद्ध आहार खाना पड़ेगा। जो सादी रोटी जो आप घर पे खाते हैं वही आपके लिए शुद्ध आहार है। प्रमुख लक्ष्य जो है वो खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। खाद्य सुरक्षा मतलब मान लो सूखा पड़ गया, सूखा पड़ता ही है ना, मान लो सूखा पड़ गया, बारिश ज़्यादा हो गई या फसलें खराब हो गई, उसमें कीड़े लग गए, रोग लग गया, बीमारी लग गई, फसलें ही नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? लोगों को खाने के लिए गेहूं कैसे देंगे? यही तो है वो खाद्य सुरक्षा।
खाद्य सुरक्षा का मतलब ये होता है कि सरकार इतना अच्छे से स्टॉक कर ले गेहूं को या खाने की चीज़ों को, ताकि आने वाले समय में लोगों को खाने के लिए कम से कम गेहूं तो उपलब्ध करा दे। और सरकार इसको बोलती है बफर स्टॉक। इसको क्या बोलती है? बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक सरकार के पास 1.5-2 साल का रखा होता है पूरा, यानी 2 साल तक भी अगर कुछ फसलें नहीं होती तो सरकार उसके लिए अलग से व्यवस्था कर सकती है, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट या कम से कम रुपए में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो ऐसे दिया जाता है, तो वो बांट सकती है। जैसा कोरोना काल में भी किया गया था दोस्तों, कि जब कोरोना आया था ना देश में, तो बहुत सारे लोग घर पे थे, काम धाम छूट गया था, सरकार ने बोला कि आप राशन लीजिए, 2 महीने का राशन एक्स्ट्रा लीजिए, तो राशन दे दिया उनको ज़्यादा, ताकि वो घर पे अपना जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाए। इसी को बोलते हैं खाद्य सुरक्षा। तो कृषि का मुख्य लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को हासिल करना, ताकि देश संकट में आए तो किसी दूसरे देश की ओर देखना ना पड़े। दोस्तों 1970 के दशक में हमें अमेरिका से गेहूं मंगवाने पड़े थे, तो ये हमारे लिए बहुत ख़राब चीज़ था कि एक ऐसा देश जो सबसे बड़ा एक कृषि प्रधान देश है, वो गेहूं मंगवा रहा है किसी और देश से, और भी उससे जो कि कमर्शियल कंट्री जो व्यावसायिक उद्देश्य से करता है। तो इसलिए हमने सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, हम गेहूं का आयात तो नहीं करेंगे, हम लोग गेहूं को यहीं उगाएंगे और उसका प्रोडक्शन भी इतना करेंगे कि दुनिया के देशों को देंगे, और हमारे पास अलग से बफर स्टॉक में भी रखेंगे। ऐसा होता है जब भी किसी देश को एकदम से मान जरूरत पड़ती है तो हम उनको भेज देते हैं। कृषि जोत की बात करें, कृषि जोत की बात करें तो कृषि जोत 2 तरीके की होती है। एक होती है छोटी कृषि जोत, जिसका आकार बहुत छोटा है, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, छोटी जोत होती है। बड़ी कृषि जोत जो होती है उसका आकार बहुत बड़ा होता है। जैसे अमेरिका की बात कर लो, अमेरिका में तो ऐसी होती है। अमेरिका में एक कृषि जोत का आकार होता है 250 हेक्टेयर। ये एवरेज बता रहा हूँ, 10 हेक्टेयर। 250 हेक्टेयर का एक ही फॉर्म हो रहा है। इंडिया में तो बहुत कम के होते हैं, हमारे यहाँ तो 1.5 एकड़ जो है ना, वो एवरेज हमारे पास 1.5 एकड़, 1.5 एकड़, तो 1.5 एकड़ यहाँ पर एवरेज है दोस्तों। तो ये तो बहुत कम हो गया ना हमारे लिए, तो क्योंकि यहाँ पर किसान क्या, छोटे किसान बहुत ज़्यादा है, छोटे किसान। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, जब आपके पास ज़मीन ही कम है तो आपको जो छोटी कृषि जोत है उसका उपयोग किस चीज़ में करोगे? निर्वाह कृषि के रूप में करेंगे। तो ज़्यादातर जो है गहन निर्वाह कृषि हमारे यहाँ पर की जाती है, हम हमारे ही उपयोग के लिए उगाते खाली। और विकासशील देशों में इसी प्रकार की खेती होती है, जैसे भारत एक विकासशील देश है, तो यहाँ पर खेती जो की जा रही है वो जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जा रही है। और मेन उद्देश्य है जीविकापार्जन। जीविकापार्जन मतलब अपने जीवन को जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए, निर्वाहन करने के लिए केवल किया जाता है ये। लेकिन बड़ी कृषि जोत का जो इस्तेमाल होता है वो वाणिज्यिक कृषि के रूप में किया जाता है। बहुत बड़ा जोत कृषि जोत है, वो घर की पूर्ति तो कर ही देगा ना, बहुत एक्स्ट्रा होता है, हजारों क्विंटल में हो जाता है, तो फिर क्या करोगे? इतना तो खा नहीं पाओगे ना, इतना तो क्या करोगे, आपको बेचना ही पड़ेगा। बाजार में बेचने के उद्देश्य से इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। और विकसित देशों में इस प्रकार की खेती होती है दोस्तों, जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर बड़े बड़े खेतों के फार्म है, और 250 एकड़ के एक ही फार्म में। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा, जनसंख्या भी बहुत कम है ना, हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जितने हमारे यहाँ पर किसान हो गए ना, उतने तो टोटल जनसंख्या भी नहीं होगी उसकी, अमेरिका की। तो अमेरिका की टोटल जनसंख्या हमारे देश के खाली किसानों से भी कम है। तो सोच सकते हो आप कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पर जनसंख्या सघन है। इसी वजह से किसानों के पास ज़मीनें कम है, ठीक है। भारत का एक फार्म कैसा होता है? भारत का जो एक छोटा सा फार्म होता है, तो भारत में क्या होता है, किसान, देखिए अमेरिका के किसान में और भारतीय किसान में एक अंतर है। अमेरिका का किसान बहुत ज़्यादा जानकारी रखता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा भी होता है और उसको सारी चीज़ें होती है, ग्रेजुएट सब कुछ कर लिया हो। तो भारत में किसान वो लोग होते हैं, ज़्यादातर किसान जो है पुराने समय से चलते आ रहे हैं, वो किसान जो है वो ज़्यादा जागरूक भी नहीं है और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, और ज़्यादा उनको खेती के बारे में, खाली खेती कैसे करना ये तो पता है, लेकिन मिट्टी के बारे में, फसलों के रोग के बारे में, कीटनाशक, उर्वरकों, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। जो लोगों ने जो बताते हैं वो उसके हिसाब से, वो अंदाज से काम करते हैं। तो हमारे किसान इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इस वजह से हम लोग पिछड़ गए हैं। तो हमारे देश में क्या होता है, किसान जो है कृषि करने के लिए सरकारी अधिकारी जो होते हैं, जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं एक्चुअल में, उनसे सलाह लेते हैं, कृषि संबंधी सलाह। वो जो सलाह देंगे उसको किसान, कुछ किसान लेते हैं, कुछ लेते भी नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को लग रहा है कि जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, मेरा काम निकल रहा है, तो नहीं पूछता है। बाकी कृषि सहकारी समितियाँ भी बनाई गई है उनकी सलाह के लिए, ताकि चारे, किस प्रकार का चारा आपको उगाना चाहिए,
आपकी मिट्टी किस प्रकार की, उसमें कौन सी फसल उगाना चाहिए, या जानवरों में कृत्रिम गर्भाधान, जो जानवर होते हैं गाय भैंस, उनमें कृत्रिम गर्भाधान जो होता है ना, कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है जिससे बच्चा जो है गाय और भैंस जो होते हैं वो स्वस्थ बछड़े को जन्म दे सके। तो ऐसे में क्या होता है, तो वो ऐसे कृषि सहकारी समितियों में कुछ सहकारी डॉक्टर भी आते हैं, तो वो आपको सलाह देते हैं उसमें स्वास्थ्य, जानवरों के स्वास्थ्य और कृत्रिम गर्भाधान संबंधी। नेक्स्ट बात करें बैंक की। बैंक या कृषि सहकारी बैंक भी होती है हमारे देश में। बैंक और कृषि सहकारी समितियां होती है। ये क्या करती हैं, किसानों को बीज के लिए, उर्वरक के लिए, किसानों को दवाई के लिए अलग से लोन प्रोवाइड करती है, ऋण देती है किसानों को, ताकि किसानों को फसल को उगाने में कोई समस्या ना हो, तो बीज खरीदने में कोई समस्या ना हो। तो किसानों को, हर एक किसान को सरकार ऋण देती आई है। और वैसे भी हमारे देश में उसके लिए एक स्कीम चलाई जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड, KCC। तो ये भारत में इस प्रकार की खेती होती है जिसमें हम लोग सलाह मशवरा करके काफ़ी सहायता के लिए सरकार हमें सहायता भी देती है। लेकिन अमेरिका में क्या होगा, अमेरिका में कुछ उल्टा होगा, क्योंकि वहाँ बेहतर लोग जानते हैं, वो भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ वो समझना है कि भारत में किसानों की चिंता क्या है। भारत में किसानों की चिंता क्या है कि किसान अपने उत्पाद निकट मंडी में बेचते हैं, सबसे निकट जो मंडी, ज़्यादा दूर ले जाना नहीं चाहते क्योंकि भाड़ा ज़्यादा लगता है। हो सकता है दूर की कोई मंडी आपको अच्छा भाव दे रही हो, लेकिन क्योंकि किसान चाहता है कि जल्दी से बेच के मेरा टेंशन खत्म हो, और जो इतना भी जो उधार वगैरह लिया हुआ है साहूकार से वो भी तो चुकाना है, बैंक का लोन भी तो चुकाना है, जल्दी से फसल बेच देता है। और एक तो घर में रखने की जगह भी नहीं है, तो घर में रखने की जगह नहीं होने के कारण मजबूरी में कम भाव पर, जो भी भले ही बाजार अनुकूल नहीं हो उसके, कम भाव मिल रहा हो तब भी बेचना पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और अधिकांश किसानों के साथ, अधिकांश किसान के पास भंडारण की सुविधा नहीं होती है, पर बाजार के अनुकूल नहीं होते हुए भी अपने उत्पाद बेचने पर विवश होता है वो। सरकार ने उसके लिए भी कुछ स्कीम्स तो लगाई है कि जो वेयर हाउस है गवर्नमेंट के, उनमें आप अपना सामान रख दो कम से कम रेट पे, लेकिन किसान के पास वो भी पैसा नहीं है। किसान की सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों कि उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं। हाल के कुछ वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधा के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। जैसे मैं वेयर हाउस की बात कर रहा हूँ, ये उसी की बात कर रहे हैं। तो वेयर हाउस की व्यवस्था तो की है अभी, कुछ किसान फिर भी रोक लेते फसल को, लेकिन फिर भी जो छोटे किसान होते हैं, छोटे कृषि जोत वाले होते हैं, जो बहुत मजबूर होते हैं, वो तुरंत फसल को बेच के आते हैं, भले कितने भाव में बिको। क्यों? क्योंकि उनके साथ समस्याएं जुड़ी होती है इस वजह से। तो भारत की सबसे बड़ी चिंता का विषय है मार्केटिंग, बेचना। संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉर्म कैसा होता होगा, वहाँ पर किस तरह के फार्म होते हैं? USA का जो फॉर्म का जो प्रारूप है वो है 250 हेक्टेयर का एक ही फॉर्म होता है वहाँ पर। हमारे यहाँ पर एवरेज बहुत कम है, लेकिन वहाँ पर 250 हेक्टेयर का एक फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या की तुलना में ज़मीन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत कम है। ऐसे में जनसंख्या कम होने की वजह से वो प्रॉपर पहले से ही बहुत सजग थे, जनसंख्या भी कम है। ऐसे में एक किसान के पास बहुत बड़ा एरिया आ सकता है। तो उसमें क्या होगा, तो उसमें जो भी फसलें उगाएंगे वाणिज्यिक पर्पज से उगाएंगे। जैसे मक्का बहुत उगाते हैं लोग, मक्का, चुकंदर, सोयाबीन, गेहूँ यहाँ की प्रमुख फसलें। मक्का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उगती है, मक्का और सोयाबीन तो उगती है, लेकिन मक्का दुनिया में सबसे टॉप पर अगर कहीं उगती है तो वो कहाँ उगती है? वो इसी देश में उगती है, USA में। USA में किसान एक व्यवसायी है, एक व्यापारी की तरह काम करता है, क्योंकि बहुत फ़ायदा होता है उसको। इतना ज़्यादा हज़ारों क्विंटलों में वो एक बार की फसल निकाल लेता है। तो इतने बड़े फॉर्म में तो कितना फ़ायदा होगा, बड़ी बड़ी मशीनरी भी होगी उसके पास में। तो एक व्यवसाय के रूप में काम करता है किसान, लेकिन भारत में किसान खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। तो भारत में किसान और अमेरिका में किसान में यही डिफरेंस है दोस्तों, ये हमने इसमें समझ लिया है। समझ में आ गया आपको? तो अमेरिका के उस फार्म की विशेषता है क्या, दिख रही है आपको वहाँ पर क्या फार्म की विशेषता? तो बहुत बड़े फार्म है और व्यवस्थित तरीके से उर्वरकों का छिड़काव करते हैं। उनके पास हार्वेस्टर वगैरह बहुत सारी मशीन, हमारे पास तो अब आई है, बहुत पहले वो ला चुके हैं, ला के छोड़ चुके, और बड़ी बड़ी मशीनें दूसरी लाए, आजकल तो दूसरी शुरू कर दी है। तो हम तो उनसे मशीनरी में तो बहुत पीछे हैं। तो उसकी विशेषता क्या है? एक तो है कि वो फसलों को नुकसान नहीं होने देते, फसलों को नुकसान करने वाले पीड़कों का उचित नियंत्रण करते हैं। जितने भी जो कीट जो होते हैं ना फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए जो अच्छे कीटनाशक होते हैं वो सारे इनके पास में है, क्योंकि वैज्ञानिक विधियाँ बहुत अच्छी है ना। मृदा के नमूने की प्रयोगशाला में जांच, जितनी भी
अगर मान लो किसी किसान का कोई फॉर्म है तो वो चाहेगा कि हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी कम आ रही है, तो पहले वो जांच करवाएगा क्या कमी आ रही है, जो कमी आ रही है वो पहले ही डाल देगा ताकि बराबर मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। तो मिट्टी की उर्वरता बनाने के लिए वो कृषि के नमूनों की जाँच मिट्टी के नमूनों की जाँच भी करा देते। भारत में भी मिट्टी के नमूने की जाँच करने के लिए हमने यहाँ भी व्यवस्था की है, लेकिन हम लोग यहाँ पर भी पीछे रह गए हैं। रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशों का आवश्यकता अनुसार उपयोग हेतु कंप्यूटर और उपग्रहों की मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं? कि वो रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का छिड़काव आवश्यकता अनुसार कितना कितना करना है, कितनी मात्रा में करना है, कहाँ समस्या है, सब देख लेते हैं। उसको ड्रोन के माध्यम से और कंप्यूटर से जोड़ करके उपग्रह की सहायता से, इतने सारे तो फायदे हैं। हम तो अभी इस पर आए नहीं है। हमारे यहाँ तो सरकार को भी नहीं पता है कितनी फसल हो रही, किसको कितनी, किसकी फसल बर्बाद हो रही, बस जितना लिख दिया किताबों में उस किसान की फसल खराब हो गई। अभी सरकार इसमें, हमारे देश में अब भी सरकार जो है जागी, और अब थोड़ा सा ये है कि ड्रोन वोन पर आ रही है, वो ड्रोन का इस्तेमाल कृषि क्षेत्रों में करेंगे। कृषि का आधुनिकीकरण करने पर सरकार ने जोर दिया है अभी, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अमेरिका बहुत आगे उसमें पहले से ही है। नेक्स्ट है इसमें ट्रैक्टर, मशीन, हार्वेस्टर तथा थ्रेशर का उपयोग किया जाता है। बहुत सारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इन सब मशीनरी का इस्तेमाल भारत में भी किया जाता है। ट्रैक्टर, मशीन, हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ ये बहुत पहले से हो रहा है। तो हमसे इस मामले मशीनरी के मामले में भी अमेरिका बहुत आगे है, और आगे होगा कैसे नहीं, क्योंकि वो पहले से डेवलप्ड है ना। हम लोग बहुत लेट आज़ाद हुए, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भारत उसके सामने कमज़ोर। हम बढ़ती हुई शक्ति है, वो ऑलरेडी शक्ति है, तो हम उभरती हुई शक्ति है, लेकिन जल्द ही अमेरिका को हम लोग हर चीज़ में पीछे छोड़ सकते हैं अगर हमने प्रण लिया हो तो। अनाज के स्वचालित अन्न भंडार, मतलब अन्न भंडार ऐसे होते हैं जो मोबाइल होते हैं, मतलब एक जगह स्थित नहीं है, पूरा भर के रख दिया, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट भी कर सकता है ये। तो ये बहुत आसान है। उनके पास स्वचालित अन्न भंडार, बड़े बड़े ट्रॉले हो सकते हैं कि सीधा भर लिया पूरा एक बार का अनाज और एक ही साथ जाकर मंडी में बेच दिया। हम लोग बार बार छोटी छोटी ट्रॉलियों में ले जाते हैं, हमारे पास व्यवस्था थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी जल्द ही भारत अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। हम लोग हर चीज़ में तरक्की कर रहे हैं। तो ये हुए अमेरिका के फॉर्म की विशेषता, ये भी हमने समझी। तो आज के इस रिवीजन वीडियो में हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर लिया है दोस्तों, और यहाँ पर कृषि से संबंधित सारे तथ्यों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आशा करता हूँ कि आपको इस तरह के वीडियो काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको YouTube पर हमारे वीडियो सर्च करने में थोड़ी प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट्स पर, जहां पर आपको सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। यहाँ पर भी आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जब यहाँ से भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है तो आप वेबसाइट पर जा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। magnetbrands.com करके हमारी वेबसाइट्स है, उसको जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको एक विंडो ओपन होती दिखाई देगी। वहाँ पे आपको चूज़ करना है हिंदी मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम। जैसे सर्च करोगे आपको NCERTs के सारे जितने भी क्लासेस आ जाएगी, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं सब आ जाएगी। ऐसे में आप 8वीं जैसे ही सिलेक्ट करोगे, आपको 8वीं पढ़ाने वाले सारे टीचर मिल जाएंगे 8th क्लास के। इन टीचरों के विषय, नाम और उनके फोटो आपके सामने दिखाई देंगे। फिर आपके इंटरेस्ट के ऊपर, मान लो आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ना है दोस्तों, तो आप सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करिए, और जैसे ही सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करोगे आपको एक दूसरी विंडो खुलती दिखाई देगी। इस दूसरी विंडो पे आपको क्लिक कहाँ करना है, वॉच चैप्टर वाइज वीडियो। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको आपका वीडियो चलता हुआ दिखेगा। बहुत आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। आसानी से आप सारे वीडियो, जो भी टॉपिक देखना है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारे वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो कक्षा 6ठी से कक्षा 12वीं तक के लिए बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए दी जाती है दोस्तों। और अगर आपको हमारे चैनल वाकई में अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।